चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो संसद का पार्ट बचा हुआ था उसी पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, संसद में तुमसे पूछे, आज देखेंगे क्या कि हम लोग संसद कैसे चलता है, उसका कार्रवाई कैसे होता है, कानून कैसे बनता है, ठीक है। संसद में पूछे कितना सत्र होता है, सत्र मतलब समझते हो, सेशन। कितना बार बैठक होता है पूरे साल भर में, तो 3 बार होता है बैठक। एक होता है बजट सत्र जिसमें बजट पेश किया जाता है, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है फिर चलेगा तुमको ठंडा में शीत सत्र। तो टोटल कितना होता है, समानतः जनरली पूछा जाए कितना होता है, 3। हमारे संविधान में तो लिखा है कि 3 वो होना चाहिए, लेकिन 3 वो होना चाहिए, लेकिन 3 वो हमेशा नहीं हो पाता है। तो बोला कि अगर 3 वो नहीं हो रहा है ना, तो न्यूनतम 2 वो का होना, 2 वो सत्र चलना क्या होना चाहिए एक साल में, अनिवार्य है। और ये भी बोला गया है कि 2 सत्र के बीच में जो अधिकतम अवधि अंतराल वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लो कि ये वो सेशन चला जून में, तो ये वो सेशन ऐसा नहीं है कि अगला जनवरी में चलेगा, नहीं, जून से लेके 6 महीने जो भी जोड़ दो, उसी के बीच उस बस उतना ही क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। उसके बाद फिर सेशन चलना चाहिए संसद का। समझ में आ गया। तो संसद का सेशन सामान्यतः कितना चलता है, जनरली 3 वो, लेकिन मिनिमम कितना, कम से कम कितना चलना जरूरी है, 2 वो। और 2 सेशन के बीच में कितना मैक्सिमम तुमको रहना चाहिए, 6 महीना का समय रहना चाहिए कि हाँ 6 महीने के बाद यानी कि फिर से चलना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था क्या है, गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो संसद का जो सत्र पढ़ा रहा है, सत्र मतलब समझता है, सत्र मतलब सेशन होता है, सत्र मतलब सेशन। तो एक सेशन कितना दिन का होगा? उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, एक सेशन कितना दिन का होगा, ठीक है, वो कितना भी समय तक चल सकता है। संसद का जो सेशन है, इसको पढ़ने के लिए देखो, एक होता है सत्र आहूत करना, मतलब सेशन बुलाएगा, आइए आइए सब कोई आइए तो नेता लोग अब कानून बनाया जाएगा। एक होता है सत्रावसान, मतलब कि चलिए ई वाला सेशन खत्म हो गया, तुम लोग स्कूल का भी सेशन होता है, एक साल में क्यों सेशन चलता है, लेकिन संसद में 3 सेशन चलता है। तो जाइए जाइए सेशन समाप्त हो गया, फिर आप अगला जब बुलाया जाएगा तब आइएगा। एक होता है क्या चीज़ की सेशन, एक होता है कि लोकसभा का विघटन कर दे, मतलब लोकसभा को ही भंग कर दिया जाए, कोई सेशन उसन नहीं होगा, सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो लोकसभा का क्या कर दिया जाएगा, विघटन कर दिया जाएगा। एक होता है, तो ये तीनों काम कौन करता है, सेशन को बुलाएगा, सेशन को समाप्त करेगा और लोकसभा का विघटन करना, ये तीनों काम करेगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का अधिकारी, तीनों काम करने का। लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष के पास भी एक भूमिका है, वो क्या करता है, यहाँ पे विघटन स्थगित होगा, क्या होगा, स्थगित होता है, क्या होता है, स्थगित। तो अब तुमको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पहले इतना समझो कि स्थगित करना होगा सेशन को, तो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। बाकी सत्र आहूत या सत्रावसान या लोकसभा का भंग करना कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। और ये बता ही दिए कि एक साल में सामान्यतः कितना सत्र चलना चाहिए, 3 वो, अब मिनिमम 2 वो तो चलना ही चाहिए। अभी सब टर्म का मतलब समझा रही है, यहाँ देखो सब टर्म का मतलब देखो, संसद के सत्र में ये सब टर्म पढ़े हो। सत्र को आहूत करना मतलब सत्र को बुलाना है, सेशन को कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है ना। साल में मैक्सिमम कितना, साल में कितना आना चाहिए, ऐसे जनरली 3 वो सेशन, लेकिन मिनिमम 2 वो सेशन। 2 सेशन के बीच का अवधि कितना होता है, 6 महीने। हाँ। अच्छा, कोई भी सेशन जब शुरू होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, सत्र को आहूत करना। कोई सेशन शुरू होगा उसी को क्या कहते हैं, सत्र को आहूत करना। बजट सेशन चालू करना है, बजट पे डिस्कस करने के लिए, तो क्या करेगा, राष्ट्रपति सबको बुला लेगा, आइए ये डिस्कशन होगा। क्यों सर, वो लोग हमेशा यानी कि संसद नहीं चलता है क्या, पार्लियामेंट नहीं, हमेशा नहीं चलता है, नेता लोग अपने क्षेत्र में भी रहता है, यहाँ पे रहता है, ठीक है। एक होता है सत्रावसान करना, सत्र अवसान करना, सत्र का अवसान करना, ये भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। देखो सत्र अवसान मतलब क्या है कि सेशन समाप्त, कानून बन गया, अब आप लोग क्या जाइए, घर पे जाइए वापस, इसी को कहते हैं सत्रावसान। ये भी कौन कम करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो सत्रावसान में क्या होता है कि बैठक भी समाप्त हो जाएगा, अब कोई बैठक नहीं होगा, और सेशन भी समाप्त हो जाएगा, सत्र भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट आता होगा ये लोकसभा के कोई भी बात में? नहीं, वो शामिल नहीं होता, वो अपना चैम्बर में बैठा रहता है। सत्रावसान से किसी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि कोई कानून बन रहा है, कोई कानून बन रहा है, पास होने वाला है। अब कोई कानून पास होने वाला है, लेकिन कानून पे तो बहुत तुरंत थोड़ी होता, बहुत डिस्कशन होगा, लेकिन पता चले कि सेशन ही समाप्त हो जाए, तो सेशन समाप्त होने से कोई कानून पर प्रभाव नहीं पड़ता। फिर अगला सेशन आएगा ना, तो फिर उस कानून को रोके रहेंगे वही बात तक, फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। तो सेशन समाप्त होने से कानून का कोई
प्रभाव नहीं पड़ता है, विधेयक पे कोई समाप्ति नहीं होती, फिर विधेयक अभी भी जारी होता है, ठीक है ना। अच्छा सर, विधेयक कैसे पारित होता है? तो मान लो देखो, पहले लोकसभा में जाएगा कोई विधेयक, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर किसके पास जाएगा आखिरी में हस्ताक्षर होने के लिए? प्रेसिडेंट के पास, तो कानून बन गया। फिर पहले, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है राज्यसभा में जा सके, लोकसभा में जा सके, या फिर किसके पास जाए? प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो मान लो कि यहीं तक प्रोसेस पहुंचा था कानून बनाने का, सत्र अवसान हो गया, सत्र सेशन खत्म हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? समाप्त थोड़ी होगा विधेयक। अब अगला में यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अगला सेशन में, ठीक है ना। विधेयक कब समाप्त होगा वो बताएंगे। अब होता है इस विघटन करना। विघटन मतलब क्या? कि सरकार को पहले तो बात जानो कि विघटन कौन करेगा? तो लोकसभा ये राष्ट्रपति विघटन करेगा। वो भी किसको? राज्यसभा का कि लोकसभा को? लोकसभा को सिर्फ। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, वो कभी उसको विघटन नहीं किया जा सकता है, वो जिंदगी भर जब तक भारत रहेगा तब तक चलेगा, ठीक है। लेकिन हम हर 5 साल पे लोकसभा के सदस्यों का क्या होता है? चुनाव। इसमें एक साथ सदस्य निकलते हैं, एक साथ सदस्य आते हैं। अच्छा, विघटन से क्या बात है कि विघटन से सदन का कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है। विघटन मतलब समझिए, जैसे हम कहें कि सेशन बदल के कि तुम क्लास 8 से 9 में गए, 9 से 10 में गए। अब विघटन मतलब क्या कि तुमको स्कूल से नाम कटवा दिए, तो घंटा जाओगे 8 से 9 में, 9 से 10 में। तो वही वर्ड विघटन मतलब कि बैठक भी समाप्त, पूरा कोई सेशन नहीं चलेगा। अब जब नया लोकसभा का नाम ही खत्म। हाँ, अब नया सरकार बनेगी तो फिर से लोकसभा का गठन होगा, ठीक है। अच्छा, विघटन से विधेयक पे प्रभाव पड़ता है? हाँ पड़ता है, विघटन से विधेयक पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन सत्र अवसान से नहीं। अरे अवसान सत्र मतलब खत्म हुआ तो फिर नया सेशन आएगा, उसमें डिस्कशन, लेकिन विघटन हो जाएगा तो फिर सरकार ही बदल जाएगा ना। तो इसमें विधेयक पर क्या करेगा? प्रभाव पड़ता है। अच्छा, स्थगित मतलब क्या होता है? तो मान लो देखो, सेशन चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ सेशन, लेकिन सेशन चल रहा है आज, ठीक है। तो संसद का भी समय है ना कि 5 बजे तक चलेगा, लेकिन चलते चलते 7 बज गया, तो दिन भर थोड़ी ना बैठ के कानून बनाते रहेगा। तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष ये बोलेगा कि जाइए आज का सेशन क्या है? स्थगित। तुमको भी तो स्थगित कर देते हैं हम, तुम लोगों को ऐसा ही करता है। तो ये काम कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्थगन करने वाला बात। स्थगन से केवल बैठक समाप्त होगा, सेशन नहीं। बात सही है, आज का बैठक समाप्त हो गया, लेकिन ऐसे थोड़ी कि सेशन समाप्त हो जाएगा, कल अब स्टार्ट होगा फिर कल स्टार्ट हो जाएगा, वो सेशन चलता रहेगा। तो अध्यक्ष देखो, लोकसभा अध्यक्ष तुमको चाहे कब तक के लिए स्थगन कर सकता है बैठक, कब तक के लिए? तो वो अनिश्चित काल के लिए उसके पास पावर है। वो देखेगा कि मान लो कि वो कोचिंग हम खोल रहे हैं, और कोचिंग में दशहरा में खोल दिए, अब बच्चा ये नहीं रहा है, बोल रहा दशहरा के बाद आएंगे, तब तक जाओ, जब तक दशहरा है तब तक के लिए क्या करते हैं? बंद करते हैं, ठीक है। तो यही बात है। तो यह निश्चित काल के लिए स्थगन कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। कोई टाइम पीरियड इसका फिक्स नहीं है। ये जो स्थगन होता है एक तो 2 आधार पे होता है। एक तो मान लो कि संसद में उतना लोग ही नहीं पहुंचा उस दिन, कम से कम 1/10 लोग पहुंचना चाहिए संसद में, संसद का कोरम है 100 लोग हैं तो कम से कम 10 लोग पहुंचना चाहिए, 3 ही लोग पहुंच रहा है तो कैसे कानून बनेगा? तो तब भी अनिश्चित काल के लिए कर सकता है, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाए कोई बात पे एक दिन में, तो उसको भी क्या करेगा कि जाइए आप घर जाइए, मर्द माथा पगला रहे हैं आप बहुत दिन। अरे तो अभी कोई बजट बिल आया है तो 12:30 बजे रात तक मीटिंग चल रहा था तो वही 12:30 बजे स्थगन कर दिया, न तो 2 बजे रात तक चलता है। वही लोकसभा का अधिकार है। स्थगन से विधेयक पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आज के हम तुमको कह दिए कि छुट्टी, तो तुम्हारा पढ़ाई पे प्रभाव पड़ेगा, कल जो क्वेश्चन बच्चा होगा हमसे पूछ लेना। तो वही बात है, स्थगन पे विधेयक पे प्रभाव नहीं पड़ता। विधेयक पे प्रभाव सिर्फ किससे पड़ता है बताओ? विघटन से। भंग हो जाए, मान लो पढ़ाना ही छोड़ दे, तो उससे पढ़ाई क्या होगा? प्रभावित। फिर नया सर आएंगे, तो इसी तरीके से अगर सदन ही समाप्त हो जाए तो नया सरकार आएगी, इसी तरीके से। ऐसा ना हो, अभी पढ़ाएंगे तुम लोग को, ठीक है। तो ये बात हो गया। अच्छा, अब हम बताए हैं कि तीनों में से किस वाला बात पे विधेयक पे प्रभावित पड़ता है? विघटन से, या लोकसभा भंग हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए। तो देखो कब कब विधेयक समाप्त हो जाएगा। अगर लोकसभा भंग हो भी जाता है तो इसमें भी वो क्राइटेरिया है कि कब कब विधेयक समाप्त होगा, कब कब विधेयक समाप्त नहीं होगा। विधेयक मतलब समझ में आ रहा है? कानून, कानून, ठीक है।
विधेयक मतलब कानून, ठीक है ना, नियम, वो तो सरकार ही बनाती है, ठीक है ना। कब कब विधेयक समाप्त हो जाए, जैसे क्या है, कानून सरकार बनाए कि 18 साल से नीचे लड़की का शादी नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो उस आदमी को क्या होगा, फिर जेल हो जाएगा। तो इस कानून कौन बनाया, संसद लड़की बना। को नहीं होगा, हम्म, लड़की को लड़की नहीं को नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कब कब विधेयक समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जो भी विधेयक, यानी कि विधेयक जब भी बोले तो कानून, तो जो भी विधेयक लोकसभा में पारित हो गया हो या लोकसभा में पेंडिंग हो, केवल वही विधेयक समाप्त होता है। मान लो लोकसभा भंग हो गया, लोकसभा भंग हो गया, तो वही विधेयक सिर्फ क्या होगा, समाप्त होगा, जो जिसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, लोकसभा से हो रहा है, या फिर लोकसभा में क्या है वो पेंडिंग है, या फिर लोकसभा में क्या है वो पेंडिंग है। तो केवल यही से इसी तरीके का क्या होगा, विधेयक समाप्त होगा, केवल इसी दोनों तरीके का, बाकी और सबका नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुमको बता रहे, मान लो कि कोई विधेयक लोकसभा से शुरू होना स्टार्ट हुआ, कानून, वह कानून जो है लोकसभा में पेंडिंग है अभी, मतलब कि जैसे ही बात रखा गया उसी तरीके से लोकसभा क्या हो गया, विघटन हो गया, भंग हो गया। तो बताओ राज्यसभा तो वेट करते रह जाएगा बेचारा, राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर करने के लिए वेट करते रह जाएगा, सिग्नेचर करने के लिए। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि वो कानून समाप्त हो जाएगा। अब मान लो कि कोई विधेयक फिर क्या हो गया, सेकेंड केस जो विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा से कानून बन गया, अब दूसरा सदन में हाउस में जाएगा, ये लोकसभा, इसमें से कानून बन गया, अब इसमें से निकल के किस में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। लेकिन जैसे ही ये विधेयक पारित हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में जाने से पहले क्या हो गया, विघटन हो गया। तो ये तो पेंडिंग में रह गया यहाँ पे राज्यसभा में, अभी पहुंचा नहीं, पेंडिंग में, राष्ट्रपति अभी वेट कर रहा है, तो समाप्त हो जाएगा विधेयक, ठीक है। इसे हम क्या बताए थे, अगर कोई भी विधेयक लोकसभा में पेंडिंग में है, मतलब अभी पारित नहीं वहाँ पे रखा गया हुआ है, या फिर राज्यसभा में, भाई सॉरी, लोकसभा से वो पारित हो गया हुआ है, तो वैसा विधेयक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा लोकसभा विघटन होने पर। समझ में आ रहा है। अब तीसरा केस देखते हैं समाप्त कब होगा। सर मान लीजिए कि अगर कोई विधेयक हम जो है राज्यसभा से, अब की बार हम राज्यसभा से स्टार्ट करें, राज्यसभा से क्या हो गया, पारित हो गया, राज्यसभा से क्या हो गया, पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में अभी पहुंचा नहीं, तो लोकसभा में भी पेंडिंग है, राज्यसभा से बन गया है, लेकिन लोकसभा क्या हो गया, विघटन हो गया, तो वहाँ पहुंच नहीं पाया, राष्ट्रपति अभी वेट किया, तो ये कानून बन पाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात लिखे हैं, या तो लोकसभा में पेंडिंग हो जाए, देखो दोनों जगह पेंडिंग है अभी विधेयक, या फिर लोकसभा से पारित हो जाए, तो केवल इसी केस में क्या होता है, विधेयक समाप्त, बाकी कोई केस में विधेयक समाप्त नहीं होगा, ठीक है। हाँ रुक जा, बता रहे हैं कि जैसे तुम पूछेगा, पूछना, रुक जा एक सेकंड, ये वाला बताते रहे। अच्छा, कब कब विधेयक समाप्त नहीं होता है, कब कब कानून समाप्त नहीं होगा, तो अदर विधेयक राज्यसभा में पेंडिंग है, अगर विधेयक कहाँ है, राज्यसभा में पेंडिंग है, अरे अभी राज्यसभा से निकलना ही वाला है, लोकसभा पहुंचा ही नहीं, राज्यसभा से निकलना ही वाला है, ठीक है ना। सॉरी, राज्यसभा में भी पारित नहीं हुआ, अभी राज्यसभा में भी पारित नहीं हुआ है, राज्यसभा में पेंडिंग में, बातें चल रहा है, कुछ समय लोकसभा में विघटन हो गया, तो वहाँ पे राज्यसभा में अगर पारित भी नहीं हुआ है तो वहाँ पे पेंडिंग है केस अभी भी, तब विधेयक समाप्त नहीं होगा। लेकिन राज्यसभा में पारित हो गया और लोकसभा में पेंडिंग, अरे पेंडिंग में पहुँच गया लोकसभा में, तो भैया विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसको लोकसभा को पेंडिंग ये पेंडिंग क्या है, पसंद नहीं है पेंडिंग वाला काम। अगर दोनों सदनों का पास कर राष्ट्रपति को भेजा जाए, तो मान ले कि चलो हमको एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, इन दोनों का ज्वाइंट सेटिंग करा दिए, साथ में बैठा के अभी करा दिए, विधेयक बन गया, लेकिन यहीं पे लोकसभा विघटन हो गया, तो कोई बात नहीं, दोनों से तो पारित हो गया है ना, बस राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना है तो कर देंगे, कानून बन जाएगा। अच्छा, जो विधेयक मान लो कि हम दोनों सदन से पास हो गया, राष्ट्रपति को भेजे, कि अलग अलग दोनों सदन से पास हो गया और राष्ट्रपति को भेजे, लेकिन भेजने से पहले ही विघटन हो गया, तो वही विधेयक समाप्त नहीं होगा। अच्छा, विधेयक जो संयुक्त बैठक से पारित हुआ वही ज्वाइंट सेटिंग से, तब भी समाप्त नहीं होता है। तो कब समाप्त नहीं होगा, ये केस याद रखना बड़ी डेंजर है, बस याद रखो कब समाप्त होता है, जब भी लोकसभा में कोई विधेयक पेंडिंग हो या फिर पारित हो गया हो, पारित हो गया हो, जैसे यहाँ पे देखो पारित हो गया हो, तो यहाँ देखो लोकसभा में पेंडिंग हो, चाहे विधेयक कहीं से भी निकला हो, ठीक हो, लोकसभा में पेंडिंग या पारित हो गया हो, तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, ठीक है, तुम पढ़ सकते हो कि कब विधेयक समाप्त होगा और कब
नहीं होगा, उसको बड़ी डायग्राम तरीके से बताएगा, वरना बहुत टफ होता है। ठीक है, अब कुछ अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक मतलब समझ में आ रहा है, ज्वाइंट सिटिंग। आज ज्वाइंट क्लास ले रहे हैं तुम दोनों का, वही हो गया, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा हो गया। तो देखो संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में है, मतलब कौन सा नंबर में, आर्टिकल नंबर में लिखा हुआ है कि ज्वाइंट सिटिंग होना चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों का यानी कि लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में, 108 में। किस में है, 108 में। अच्छा, ये बुलाता कौन है कि आइए आइए, अभी कौन बुला रहे हैं, सर बुला रहे हैं तुम दोनों को। तो इसी तरीके से राज्यसभा लोकसभा को वहाँ पे कौन बुलाता होगा, बहुत बढ़िया दिमाग लगा रहा, प्रेसिडेंट बुलाएगा। कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बुलाएगा। इस बात का किस में लिखा हुआ है, यही 108 में लिखा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, कब बुलाएंगे, तो कब किसी विधेयक पे गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में। मान लो कि तुम भी को कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, सेम चीज़ इसको भी समझ में नहीं आता, बोले आओ तुम दोनों को एक साथ समझा देंगे। मतलब तुम भी, लोकसभा भी है, वो भी कानून को पारित नहीं करना चाह रहा है, मतलब ये वो मान लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा आनाकानी कर रहा है कि नहीं नहीं हम नहीं पारित करेंगे। चाहे राज्यसभा पारित कर दिया, लोकसभा आनाकानी कर रहा है, तो नहीं नहीं, अधिकतर तो लोकसभा का दबदबा रहता है, तो वो बुला लिया जाएगा साथ में, आओ तुम दोनों। लोकसभा अपना चालबाजी करेगा, उसके पास बहुमत रहता है, तो बुला लेगा, राज्यसभा से पारित करवा देगा। 550 है ना लोकसभा में, इसलिए। अच्छा, विधेयक सुनो, लेकिन एक चीज है इसमें कि जब ज्वाइंट सिटिंग चल रहा है तो किसके अनुसार नियम चलेगा, सर लोकसभा के अलग नियम चलता है, राज्यसभा का अलग नियम चलता है। तुम्हारे पढ़ाई का तरीका अलग है, इसके पढ़ाई करने का तरीका अलग है, तो किसका तरीका चलेगा, तो लोकसभा का, वही पावरफुल है तो इसी का नियम चलेगा। ठीक है। अच्छा, जो विधेयक है यहाँ पे वो किस प्रकार के, कैसा, मतलब कि कौन सा, एक होता है बहुत तरीके का चीज़, ठीक है ना, बहुमत होता है, तो वो साधारण विधेयक से पारित होना होगा। जब जॉइंट सिटिंग होगा ना, साधारण विधेयक से हर एक विधेयक पारित होगा। मतलब साधारण विधेयक मतलब कि 100 लोग है तो 100 में से 50 प्लस एक लोग को देगा ना, तब पारित हो जाएगा वो चीज़। ठीक है। संयुक्त बैठक की अगर पूज्य अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष करता था यहाँ पे मेन, और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति मेन था। तो लेकिन संयुक्त बैठक में कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष ही अध्यक्षता करेगा। बुलाता भले राष्ट्रपति है, लेकिन कभी अध्यक्ष नहीं बन सकता। वहाँ पे मेन लीडर कौन होगा, जो सदन, लोकसभा अध्यक्ष। यही बात लिखा हुआ आर्टिकल 118 में। हमेशा याद रखना, जब भी संयुक्त बैठक होता है ना, तो लोकसभा का ही दबदबा होता है। राज्यसभा जब आनाकानी करता है, हम नहीं पारित करेंगे, तो यही लास्ट में उपाय अपनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो संयुक्त बैठक कब कब बुलाया जाता है, बता ही दिए कि यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, या तो लोकसभा या राज्यसभा, अधिकांशतः राज्यसभा ही अस्वीकृत कर देता है। यदि विधेयक को दिए गए संशोधनों के मानने से असहमत है, मतलब कि मान लो कि कोई भेजे, हम तुमको भेजे, ठीक है ना, सुधार करके कि तुम मेरा बात मानो, और नहीं माना, उस स्थिति में भी हो जाएगा। यदि मान लो कि कोई भी सदन हो, लोकसभा या राज्यसभा, उस दोनों में से कोई भी एक जगह से पारित हो गया, और जो सरकार वाला सदन है ना, वो 6 महीना तक रोके रह गया, विधेयक को क्या किया, 6 महीना तक रोके रख गया, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक क्या किया जाएगा, सदन का बुलाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ जो है तुमको ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, विधेयक आज पढ़ाएंगे, बिल किस किस प्रकार के विधेयक में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता है, किस किस प्रकार में हो सकता है। तो देखो, धन विधेयक को पारित कराने के लिए ना, पैसा निकालने के लिए, खर्चा के लिए, वो होता है धन विधेयक, सर तब ना रोड वगैरह ये सब बनेगा, सब चीज़ बनेगा। तो उसको पारित कराने के लिए ज्वाइंट बैठक का प्रावधान नहीं है संविधान में। क्यों, क्योंकि पैसा निकालने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है, तो लोकसभा अपने से निकाल देगा, राज्यसभा से उसको मतलब भी नहीं होता है, तो घंटा लगे उसको बुलाने जाए, तो उसका प्रावधान नहीं है। राज्यसभा नहीं निकाल सकती, नहीं नहीं, उसको हिम्मत नहीं है। संयुक्त बैठक है तो संविधान संशोधन विधेयक, मतलब देखो, अगर मान लो संविधान में संशोधन भी करना है कि नहीं नहीं 18 साल की लड़की को नहीं, ऐसा कानून बना दिया जाए जिसमें 21 साल से कम लड़की के ऊपर नीचे की शादी करेगी उसको माना जाएगा नाबालिग, तो संविधान में संशोधन किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, तो इसके लिए भी ज्वाइंट सिटिंग आप नहीं बुला सकते हैं। इसको कानून भी, अगर संविधान में संशोधन करना है, संविधान में बदलाव करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में नियम में बदलाव करना है, तो इसके लिए भी आपको अलग अलग राज्यसभा से, लोकसभा से पारित करना है। भाई संविधान में ना पारित कर रहा है, ऐसे तो लोकसभा पूरा संविधान ही बदल देगा अकेले, ठीक है ना, इसको बुला बुला के, ताकि जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगा तो लोकसभा जीत जाता है।
ठीक है ना, क्योंकि उसका वो उसके पास population ज़्यादा है जनसंख्या ना। ज़्यादा है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा, ठीक है ना। अगर मान लो लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा तो कौन करेगा? राज्यसभा का अध्यक्ष। नहीं, क्या है? क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? याद नहीं आ रहा। चुप। राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं करेगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो किसी सदन का मेंबर नहीं होता है, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का। जब तुम सदन का मेंबर नहीं है तो ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो फिर तो याद रख लेना, कुछ भी हो जाए, ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्षता जो होता है उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं कर सकता है। कौन करेगा फिर? वही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं तो लोकसभा उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं उपसभापति, फिर उसका छोटका भाई करेगा। अब उसके बाद याद रखना, संयुक्त बैठक की कार्रवाई में लोकसभा के प्रक्रिया नियम के अनुसार संचालित होती है। जो ज्वाइंट सिटिंग चलता है ना, लोकसभा के नियम के अनुसार ही चलता है। बताए थे, सारा चीज लोकसभा का दबदबा रहता है, राज्यसभा का नियम यहाँ पे नहीं चलता है। अध्यक्षता भी कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष रहता है वही करेगा। अच्छा, संयुक्त बैठक के दौरान जो विधेयक कैसे पारित होता है? तो साधारण बहुमत से, बस 50+1 लोग कह दे, बहुमत पारित हो जाएगा। और अच्छा, तुमसे पूछा जाए ना कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस किस चीज़ के लिए नहीं, तो धन विधेयक के लिए नहीं है। मनी पैसा निकालने के लिए जो विधेयक आता है उसके लिए प्रावधान नहीं है। और दूसरा किसके लिए नहीं था? संविधान संशोधन विधेयक के लिए। बाकी और सभी विधेयक में आप ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्या सर अभी तक कितनी बार आया होगा? गेस करो, ज्वाइंट सिटिंग अभी तक कितनी बार हुआ होगा? शुरुआत से, आज़ादी से लेके मात्र 3 बार, मात्र 3 बार, अभी सिर्फ बस 3 तीन ही बार। बार। तुम लोग का ज्वाइंट सिटिंग कितना बार करा दिए हम? तो कब हुआ था? 1950 से लेकर अभी तक मात्र 3 ही बार बुलाया गया है। एक बार कब? द दहेज प्रतिषेध विधेयक, मतलब डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब 1960 में सबसे पहली बार बुलाया गया था कि जो दहेज वेज होता है वो ना लिया जाए लड़कियों से। वो तो बात कानून में लिखा हुआ, लेकिन लेता है ना सब, तो उसके ऊपर नियम बनाने के लिए। तो इसमें कोई आनाकानी कर रहा होगा तो दोनों को बैठा दिया था साथे। तीसरा, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, बैंक वगैरह होता है ना, उसमें सुधार करने के लिए कि सेवा वगैरह अच्छा से दे। तो 1977 में, जिस समय मोरारजी देसाई की सरकार बना था, उसके समय आया था। फिर ये 1960 में किसकी सरकार थी? नेहरू जी की सरकार थी, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आतंकवाद निवारक विधेयक, पोटा, आतंकवादी से लड़ने के लिए, उसके लिए भी कानून बना। कब? 2002 में। तो कोई ये वो सदन उसमें भी आनाकानी कर रहा था तो दोनों को बुला लिया गया था। अब 3 बार हुआ था, कैसे याद रखेंगे? द ब अ क, द ब अ क। द से दहेज 1960, ब से बैंक कब? 1977, अ से आतंकवादी कब? 2002। तो केवल इसी समय क्या हुआ है? ज्वाइंट सिटिंग हुआ है। आज इस तीनों समय कौन अध्यक्षता कर रहा होगा बताओ तो? कौन कर रहा होगा? लोकसभा अध्यक्ष। आप बुलाया कौन होगा तीनों बार? प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम लोग जा रहा है। कौन से किस प्रकार के विधेयक से पारित हुआ होगा? विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, साधारण प्रकार के बहुमत से पारित हुआ होगा, 50+1 लोग वाला, ठीक है। तो ऐसे ही ज्वाइंट सिटिंग हो गया। अच्छा, किस किस मामले में ज्वाइंट सिटिंग अधिनियम नहीं बुला सकते बैठक? एक तो पैसा निकालने वाला है कोई मैटर, एक संविधान में संशोधन करने वाला, तो इस दोनों मामले में नहीं बुला सकते। अब यहाँ पे लिखा गया है, जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक के भेजा जाता है तो इसे पारित करना होगा। कैसे? 3/4 सदस्य, ऐसा बोले हैं? 3/4, 2/3 सदस्य, साधारण बहुमत बोले ना, साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, सिंपली तरीके से पास होता है, तो इससे पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सदन में मतदान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? देखो सदन, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज है, कास्ट वोटिंग एक होता है। क्या होता है? कास्टिंग वोट। क्या होता है? कास्टिंग वोट होता है। इसको ऐसे रखते रहे, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को? कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट में क्या होता है ना कि मान लो लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में पारित होने के लिए आधा आदमी कह दिया क्या चीज कि हम पारित करेंगे, 50 आदमी कह दिया कि पारित करेंगे, लोकसभा के अंदर की बात हो रहा है। अब 50 लोग कह दिया कि हम ये विधेयक को नहीं मानते, हम खुद ना खुश है, इसको नहीं पारित करना चाहते हैं,
मामला फंस गया। ऐसे तो हर एक विधेयक लोकसभा में फंस जाएगा। तो बोला कि यार वहाँ का जो लोकसभा अध्यक्ष है, यही सेम मामला राज्यसभा में भी हो सकता है। आधा लोग इसमें कहे कि हम पारित करेंगे, आधा लोग करेंगे कि हम नहीं पारित करेंगे। तो ये कास्टिंग वोट क्या होता है? निर्णायक मत। तो अब कोई भी बता एक्स्ट्रा एक को वोट किसी को एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसका बात माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? एगो का तो 85 रह जाएगा, एगो का कितना हो जाएगा? 51, 51 रह जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास लोकसभा में पावर है कि जब लोग कोई भी विधेयक पारित होता है ना, तो उसमें कास्टिंग वोट निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। और राज्यसभा में अध्यक्ष राज्यसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं, तो उपाध्यक्ष को नहीं है, पूछो क्या गड़बड़ा जाएगा। वहाँ उप सभापति देगा। उपसभापति भी दे सकता है कि नहीं दे सकता है वो छोड़ो, कि राष्ट्रपति नहीं देगा। पूछो कैसे? उपराष्ट्रपति नहीं देगा। तुमको कई वर्ष सिखाए? उपराष्ट्रपति सदन का मेंबर है नहीं। तो मेंबर नहीं तो वोट देने का भी अधिकार नहीं। ऐसे तो कोई भी वोट दे के चल जाएगा। जब तुम इस सदन का मेंबर ही नहीं है तो वोट देने का अधिकार तुमको। वो जो स्पीकर है वो मेंबर है तो वो किसी भी बात पे ना पहली बार मत नहीं देगा, वो आखिरी में देता है। ठीक है, वो पहली बार कब देता है मत? जब उसको हटाने का प्रोसेस आएगा ना, तो उस समय वो अपने आप को पहली बार देगा कि हम हटे कि नहीं हटे। और उस समय लास्ट में देगा तो कभी कहेगा कि हम हटेंगे। निर्णायक मत में तो नहीं, या इसी को कहते हैं निर्णायक मत। समझ में आया? तो यह लोकसभा के द्वारा प्रयोग किया जाता है यह कास्टिंग वोट, या उसी के द्वारा जो मान लो लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसमें उपाध्यक्ष उस समय सदन का क्या होगा? हेड कर रहा होगा, तो उसको मतलब। ठीक है, इस मत को कब डाला जाता है कास्टिंग वोट को? निर्णायक मत को पहली बार में नहीं, सबसे आखिरी में जब लफड़ा फंसेगा तब। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो दिखाई पड़ रहा है? आ जाओ इधर। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 6 मंथ, 6 महीना बताए थे 2 सेशन के बीच। और तुमको अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कौन कर सकता है? ये स्पीकर। कौन कर सकता है? स्थगित कौन करता है कि जाइए कल पढ़िएगा? राष्ट्रपति नहीं ना, राष्ट्रपति कौन करता है? सत्रावसान करता है, सत्र को बुलाता है, सत्र को समाप्त करता है, या लोकसभा विघटन कर दिया। लेकिन आज का बैठक समाप्ति कौन करता है? स्पीकर। राष्ट्रपति को उतना ही राष्ट्रपति उतना पागल हो जाएगा, रोज कहेगा कि आइए, रोज कहेगा जाइए। वो तो काम अध्यक्ष का। ठीक है ना, क्योंकि सदन के अंदर बैठा रहता। बार बार कौन आएगा चेंबर से निकल के कि जाइए जाइए, हो गया बहुत। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और भी अनिश्चित काल के लिए, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है भाई। कोई टाइम थोड़ी फिक्स है कि परसों आ जाएगा 10 आदमी से ऊपर, कुछ भी हो सकता है परसों। तो जब होगा सब कोई आएगा तो देखा जाएगा। इसमें से दिया हुआ है कि विचार कीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन कौन है। ऐसे बहुत सारा है, लेकिन देखो MS एंकर, JS ढिल्लो, बलराम जाखड़, PM सागमा, ये सब लोकसभा का अध्यक्ष बना हुआ है। सबसे अधिक समय तक बना था बलराम जाखड़, 9 साल तक बना था ये। इंदिरा गांधी के समय भी लोकसभा अध्यक्ष बना हुआ था। उसके बेटा का नाम है राजीव गांधी, उसके समय भी। MA एंकर है, MA एंकर ये लोकसभा का दूसरा अध्यक्ष बने थे, पहला उपाध्यक्ष बने थे। उपाध्यक्ष मतलब समझ में आ रहा? अध्यक्ष का छोटा भाई। जब वो नहीं रहेगा तो वो काम करेगा। तो पहला अध्यक्ष कौन बना था? पहला अध्यक्ष बना था ये JB मावलंकर। ठीक है, अब आओ यहाँ पे देखो, यहाँ पर बात है कि बताओ जो तुमको बताए थे ना, राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, मनोनीत कौन सा सदन में? बता दो। राज्यसभा में। बहुत बढ़िया, ये लोग चॉकलेट। हमको लगा तो नहीं बता पाएगी, बता दिए। राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, बिना चुनाव हो के जाता है। सचिन तेंदुलकर सब इसी प्रक्रिया से गया हुआ है। जया बच्चन किस किस क्षेत्र में जाता है ये बता दो तो तुम। आर्ट, साइंस, फील्ड। बस सही बात है। आर्ट्स मतलब कला, डांस में ठीक है, अभिनेता बोले अभिनेत्री है उसमें। साइंस में विज्ञान में मतलब कोई वैज्ञानिक है उसको भी किया जा सकता है। लिटरेचर मतलब साहित्य, मतलब साहित्य मतलब क्या चाहिए कि अगर आप कोई कविता वगैरह लिखते हैं उस क्षेत्र में भी हो सकता है। स्पोर्ट्समैन को भी हो सकता है। स्टेट सर्विस नहीं है, सोशल सर्विस है, मतलब सामाजिक सेवा है। स्टेट सर्विसेज थोड़ी होता है, सामाजिक सेवा होता है। समाज में कुछ अच्छा काम किए हो, जैसे खान सर है तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो खान सर भी बिना नेता हुए
डायरेक्ट राज्यसभा के लिए क्या हो सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं उसका राज्यपाल यहाँ पे बिहार में, चाहे केंद्र में राष्ट्रपति। ठीक है, कितना पैसा मिलता है वो लोग को? मिलता है 2.5 लाख सैलरी, और घूसखोरी करेगा। वो लोग कते उसको यूज करेंगे? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है ना, अच्छा पूछे कि अभी तक लेके, अभी उस समय से आज़ादी से लेके अब तक का सबसे कम कार्यकाल किसका रहा प्रधानमंत्री का, मात्र 4 दिन था। चौधरी चरण सिंह। देख लिया ना, ये चौधरी चरण सिंह, वो 2000 के टाइम में था, तुरंत हटा दिया था, बीजेपी का था। मात्र 4 दिन तक। कहाँ से सुना? पापा बोल रहे थे। और उसके बाद पापा से पूछना कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ 13 दिन। ये अपोज कर दिया था ना सब लोग मिलके। हाँ, ये पार्टी बना दिया था उनको और सब अपोज कर दिया था कि नहीं हाँ। होगा। अब यहाँ ई वाला सवाल बता दो तब मान जाएंगे। आप पढ़ तू दोनों पढ़ यहाँ पे। चलो हम पढ़ देते हैं। यदि प्रश्न उठता है कि कोई संसद सदस्य अनुच्छेद 102(1) अगर कोई प्रश्न उठता है तो इस अनुच्छेद के अनुसार किसी को अयोग्य घोषित किया जाता है या नहीं, तो इनमें से कौन अंतिम निर्णय लेगा? नहीं समझ में आया? हम बताए थे संसद का डिस्क्वालिफिकेशन संसद का, तो इसके ऊपर निर्णय कौन कौन लेता है? एक तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, और एक बार इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के आधार पे राष्ट्रपति लेता है। तो हम बताए थे, चलो टफ हो गया तुम्हारे लिए ये। तो आर्टिकल 102 में क्या चीज़ था? दल बदल के आधार पे, दल बदल कर रहे हो बार बार इधर उधर, तो उसके आधार पे कौन लेता था? लोकसभा अध्यक्ष। अब बाकी जो 102(1) में, बाकी जो 100 केस वेस हो जाएगा। बाकी 102(1) में लाभ का पद है कि नहीं, पागल हो गया कि नहीं, 2 साल से ज्यादा जेल हो गया तो। हाँ, जनप्रतिनिधि अधिनियम, सही बोल रहा है, जनप्रतिनिधि अधिनियम, इस सब के आधार पे कौन करेगा डिसीजन? तो कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि चुनाव जो कराने वाला है वो बोलेगा कि राष्ट्रपति को कि हाँ इस सही में ये पागल, आप इसको हटाइए, तो राष्ट्रपति फिर क्या करेगा? हटा देगा। तो यहाँ पे देखो क्या 102(1) पूछ रहा है, तो क्या होगा बताओ? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, यही सिर्फ 102 लिख देता ना तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाता, तब ये वाला आंसर होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसे तो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं एक चीज। अच्छा सर, जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ होगा तब आज़ादी हो गया होगा, पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ होगा तब क्या क्या हुआ था उस समय बताइए। पहली बार भारत में चुनाव हुआ था, तो अभी हो रहा है ना, ये अभी जो होगा चुनाव, इसके बाद जो होगा तो ये 19वीं बार चुनाव होगा। मतलब अभी तुरंत में हुआ था चुनाव, तो ये 18वीं बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। लेकिन पहली बार हुआ था कब? तो बोलना 25 अक्टूबर 1951 से लेके 15 फरवरी 1952 तक हुआ था। ठीक है, पहली बार चुनाव। हाँ, 1 साल तक चला। 1 साल तक चल रहा। अक्टूबर से फरवरी कितना हो जाएगा? तो ये हुआ। ठीक है, सर पहली बार जीता कौन था? तो सबको पता है, कांग्रेस जीता था। कितना जीता था? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस क्या पार्टी है? तो सर कितना सीट के लिए चुनाव हुआ था? तो टोटल पता है 489 सीट के लिए चुनाव हुआ था। 489 कितना हुआ था पहली बार? 489 सीट के लिए चुनाव हुआ था। 550 बाद में ना धीरे धीरे बढ़ा है, पता है कि नहीं कैसे कैसे बढ़ा है? हाँ, पहले तो 500 था ना, फिर कितना बढ़ गया? 500 सीट था, लेकिन 489 के लिए चुनाव हुआ था, फिर कितना बढ़ गया? ऐसे ऐसे बढ़ गया। बाद में पूछेंगे, देखते हैं किसका याददाश्त तेज है। 489 सदस्य के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है ना, पहली बार। उसमें से क्या हुआ था, उसमें से सर बताओ कांग्रेस को कितना मिला होगा? तो 318 सीट जीत के सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सर सेकंड नंबर पे कौन था? विपक्ष में जो हारेगा वो विपक्ष में चला जाएगा, अपोजिशन में, अपोजिट में। तो उसमें सबसे बड़ा पार्टी कौन बना था दूसरी नंबर का? तो CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो वही वाला बना था, एम एन रॉय वाला। थर्ड में कौन बना था? तो सोशलिस्ट पार्टी बना थर्ड नंबर पे। ये सोशलिस्ट पार्टी किसका है? जयप्रकाश नारायण का है, जो बिहार में जन्मे हैं। इन्हीं के नाम पे एयरपोर्ट भी है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पटना में। इंदिरा गांधी की सरकार यही उखाड़ फेंके थे। तो इसका पार्टी बना था तीसरी नंबर पे। कितना पार्टी लोग चुनाव में भाग लिया था? जैसे कांग्रेस है वो हो गया, बीजेपी 2 हो गया, और भी तो होगा। बीजेपी तो ना जनसंघ था। अब इसको समझाने के लिए बोल रहे, नहीं समझ पाएगी किसी कारण। तो टोटल है ना 53 वो पार्टी था जो चुनाव में पार्टिसिपेट किया। 53 वो पार्टी, सबका नेता पार्टिसिपेट किया। 53 वो में से 14 वो मेन पार्टी था। इसी को बोलते हैं
राष्ट्रीय स्तर का पार्टी। अब बाकी सब अंजलू पजलू तुमको माने, तू भी अपना दल बना ले, नेता खड़ा हो जा, आंडू बांडू पार्टी बताओ, वैसा वैसा करके 39 वो था, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अच्छा सर 489 में से महिला लोग क्या वो नेता बनी, गेस करो क्या वो महिला। 6 नहीं, वो तुम बोल रही है पता, हम समझ रहे, तो बिहार का बात बोल रही। खैर चलो, तुमको डाटा याद है, बहुत बढ़िया बात है, अपना सोच के बोली लेकिन दूसरा आंसर बोल रही है। पहली बार जब हुआ ना तो ये 24 वो नेता बनी थी लोकसभा में। तुम जो 6 बोली ना, तो वो महिला के लिए रिजर्वेशन सीट है बिहार के, किस में, बिहार के इसमें विधान परिषद में, ठीक है। फिर भी तुम चलो दिमाग लगाई, बहुत टिपिकल डाटा बोल दी। चलो तो वो 24वां महिला जीत के आई थी पहली बार, पहला लोकसभा चुनाव में। तो यही सब हुआ था पहला लोकसभा चुनाव में। बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है 1952 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ 1951 के बीच, तब मेन पार्टी क्या वो था, 14। क्या वो था, 14 नहीं, अभी ये पता है 14, सुन नहीं रही ध्यान से। अब बाकी 39 वो क्या था, अंडू बांडू बार, तो टोटल जोड़ के कितना हो गया, 52 वो पार्टी था, 52। अच्छा बताओ कि पहला लोकसभा चुनाव में सबसे जीता कौन था, कांग्रेस। कांग्रेस। सेकंड नंबर का पार्टी कौन था, आई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। पहली बार सुन रहे, नीचे का ऐसा लग रहा दिमाग में घुसना है, ऐसे को बार बार सुनेगी घुस जाएगा। अब चलो, अब बता रहे हैं कि मान लो, अब देखो आर्टिकल 101 में है ना, वैकेंट ऑफ सीट के बारे में चर्चा है हमारे संविधान में। आर्टिकल 101 में पद रिक्ता का चर्चा है। मान लो हमारे संविधान में ना ये बोला गया है कि एक आदमी चाहे ना तो एक से ज़्यादा सीट की ओर चुनाव लड़ सकता है। मान लो तुमको मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ना है, समस्तीपुर से भी चुनाव लड़ना है, तो तुम लड़ सकती हो अधिकतम, लेकिन कितना है, 2 चुनाव लड़ सकती हो। और ये भी बोला गया है कि तुमको मान लो कि तुमको एमपी भी, मान लो कि तुम दो जगह का भी चुनाव लड़ सकते हो, एमपी का भी एमएलए का भी। मान लो कि तुम बिहार में भी चुनाव लड़ना चाहती हो यहाँ पे, और तुम सेंटर में मोदी जी वाला भी चुनाव लड़ना चाहती है, लोकसभा वाला भी, विधानसभा वाला भी, लोकसभा वाला भी, ठीक है ना। तो राज्य का भी चुनाव लड़ना चाहती है और सेंटर का भी चुनाव लड़ना चाहती है। 2 वो सरकार होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंटर गवर्नमेंट, तो दोनों का चुनाव लड़ना चाहती है। तो फिर ऐसा कैसे होगा, अब ये वो, अब दूध लड्डू थोड़ी ना खा सकता आदमी, कोई ये वो चुनना पड़ेगा। तो सुनो, यहाँ पर बात है, यहाँ पे बात है पहला, यदि कोई आदमी एमपी और एमएलए दोनों चुना गया, एमपी मतलब सेंटर में भी चुना गया, संसद में भी, वहाँ के लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में चुना गया हो, एमएलए मतलब राज्य में भी, बिहार में भी चुना गया हो, पटना में जाके एमपी या एमएलए, ठीक है ना, विधान परिषद या विधान सभा में, तो तुमको है ना मात्र 14 दिन का समय मिलेगा डिसाइड करने के लिए। कितना दिन का समय मिलेगा, 14 दिन। अगर एमपी और एमएलए में से चुनना हो सेंटर, हाँ, तो तुमको 14 दिन का समय मिलेगा डिसाइड करने के लिए। अगर सर हम 14 दिन के समय मिलेगा तुम डिसाइड कर लो, तो ये वो सीट तुम्हारा रहेगा, और वो सीट क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। फिर से वहाँ पे किसी सीट पे क्या होगा, खाली होगा, तो वहाँ पे फिर से चुनाव होगा, दूसरा कोई अपना लड़ेगा। तुमको पसंद नहीं तो तुम छोड़ दिए। सर हम 14 दिन तक अगर लगातार नहीं बताए तब, तो संविधान क्या करेगा, अपने मन से, वरना क्या करेगा, तुमको जो राज विधानमंडल वाला सीट है, पटना वाला जो सीट है, पटना में वो वाला सीट क्या होगा, तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, और एमपी तुम बन पाओगे सेंटर वाला। मतलब एमपी तो बड़ा पोस्ट हो गया ना, यहाँ वाला तो थोड़ा छोटा पोस्ट हो गया, तो नीचे वाला जो पोस्ट है वो समाप्त हो जाता है। 14 दिन समय मिलेगा, नहीं बताए तो वो पोस्ट एमएलए वाला क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अगर सर यदि दोनों सदन का सदस्य रहे, तो अगर मान लो अगर तुम सेंटर में ही तुम दोनों जगह चुना गए, लोकसभा का भी सदस्य बन गए, राज्यसभा का भी सदस्य बन गया, बेकार में दोनों जगह थोड़ी बैठेगा। तो तुमको है ना, दोनों का अगर तुम बन गए, चुनाव जीत गए, दोनों का चुनाव जीत गया तुम, तो तुम है ना 10 दिन का समय मिलेगा। उसमें कितना मिल रहा था, 14 एमपी एमएलए में 14, यहाँ तो तुमको 10 दिन का मिल रहा है। और आसानी है डिसाइड करना इसी का। करेगा तो सुनो, तो क्या होगा, अगर 10 दिन तो मिलेगा तो ठीक है, तुम उसके अंदर डिसाइड कर लो, वरना कौन सा शिफ्ट समाप्त हो जाएगा, राज्यसभा वाला। राज्यसभा कम पावरफुल है ना, जो कम पावरफुल वाला सीट होता है अपने आप समाप्त हो जाएगा, फिर वहाँ पे दूसरा कोई आएगा, वो चुनाव लड़ेगा। तुम कहाँ जाके बैठोगे, आपसे लोकसभा में। तुमको मन करेगा हम दोनों जगह से जीत गए तो दोनों जगह बैठ जाए, ये बाराती नहीं है, ठीक है। लड्डू भी खा लिए, आइसक्रीम भी खा लिए,
ये देश चलाना है, ठीक है। सर अगर हम कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं एमपी या एमएलए का, अगर हम दो जगह से चुनाव लड़ लिए तो मान लो कि मोदी जी है, गुजरात से भी चुनाव लड़े थे, अब बनारस से भी, ये दोनों जगह जीत लिए, तो क्या मोदी जी दोनों जगह के नेता हो जाएंगे? नहीं, गुजरात नहीं है पागल, इसमें कोई अति नहीं है, इसमें कोई समय सीमा नहीं है कि आप 10 दिन में डिसाइड कर लीजिए कि आप गुजरात का नेता बन के रहेंगे कि बनारस का नेता बन के रहेंगे, चाहे 14 दिन में डिसाइड कर लीजिए, इसमें कोई समय सीमा नहीं है, इसमें कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है, ठीक है ना। इसमें बस संविधान में लिखा हुआ है कि एज सुन एज पॉसिबल, आपको खाली बताना है कि आप गुजरात का बनिएगा कि बनारस का, जितने जल्दी बता दीजिए, ठीक है ना। अगर दो जगह से अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना एमपी और एमएलए में चल एमपीएलए में 14 दिन, और लोकसभा राज्यसभा में 10। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो है अगर दोनों जगह से चुनाव जीत गए हम, गुजरात और वहाँ से भी बनारस से, तो समय है निर्धारण नहीं दिया हुआ है, अब जितना जल्दी मन हो उतना कर दीजिए, समय सीमा नहीं है। अगर बहुत नहीं बताए तो नहीं पता है कुछ बताना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें समय सीमा नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सब बात कहाँ लिखा हुआ था? आर्टिकल नंबर 101 में, कि कैसे एक जगह का सीट खाली होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए कोई नल्ला होगा जो नेता चुना के आ गया, अच्छा तुम बिना बताए, तुम लोकसभा का मेंबर है, तुम लोकसभा में नेता बना है, तो सर बिना बताए हम कितना दिन तक सदन से अनुपस्थित रह सकते हैं, एब्सेंट? 60 दिन तक बिना बताए, तुमको मन है तो सदन छोड़ के तुम बिना बताए रह सकते हो। और कोई बीमार हो जाए, उससे कोई भयानक बीमारी हो जाए तो वो तो 60 दिन से ज़्यादा वो नहीं आ पाएगा, तो कारण बता रहा है ना, लेकिन बिना बताए अपने मन चल गए गोवा 2 महीना के छुट्टी लेके, तो मैक्सिमम 2 महीने तक छुट्टी ले सकता है बिना बताए, 60 दिन तक। लेकिन 61वां दिन होगा, तू नहीं बताएगा तो तुमको नेता से हटा दिया जाएगा, सब चीज़ छीन लिया जाएगा, तुम्हारा नेतागिरी सारा निकाल दिया जाएगा, देश चलाने आया कि गोवा घूमने आया, तो ये बात है, ठीक है। तो तुमको बिना बताए 60 दिन तक मैक्सिमम तुम गोवा या पोवा घूम सकते हो, ऐसे भी तुम घूम सकते हो बता के भी, लेकिन मान लो बिना बताए, हमको नहीं मन है बताने का, ऐसे कितना बुरा लगा पार्लियामेंट में कि हम नहीं आएंगे, 3 महीने के लिए गोवा के छुट्टी पे जा रहे हैं। तो वही ना, तो 2 महीना तक, वही 60 दिन मतलब 2 महीना तक, ठीक है। अच्छा, एक मान लो एक आदमी है, वो चुनाव लड़ना चाहती है, अर्चना नाम की लड़की, तो वह कितने जगह से चुनाव लड़ सकती है मैक्सिमम? बता 2 जगह से, तू भी बता। 2 जगह से, लेकिन ये 2 जगह से ही चुनाव लड़ सकती है, या तो मोदी जी भी लड़े हैं गुजरात से या बनारस से, मोदी जी, लेकिन क्या मुजफ्फरपुर से लड़ सकते हैं? नहीं, 2 ही जगह, या तब मुजफ्फरपुर बनारस चुन लीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 ही जगह से। लेकिन क्या ये सर शुरू से संविधान में ये नियम था? नहीं, 1951 से लेकर 1996 तक, 1996 तक कोई 1990 तक कोई समय सीमा, कोई ऐसी निर्धारण नहीं था। एक आदमी 5-5 जगह से चुनाव लड़ रहा है, ये उन्हें वो जगह से जीतिए जाएंगे, मतलब नल्ला को विश्वास ही नहीं कि हम कहाँ से जीतेंगे। तो कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं था कि अधिकतम कितना सीटों से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन 1996 से फिक्स कर दिया गया कि देखिए नालागिरी छोड़िए, एगो आदमी तो 5 जगह से लड़ लिया हुआ था, ऐसा है, ठीक है ना। तो ये कहता कि इससे तो नालागिरी कर रहा है, तो जुआ हो गया, इनमें से नहीं जीतेंगे तो उनमें से, तब बोल दिया गया कि अधिकतम 2 जगह से लड़ेंगे, ठीक है ना। तो कब से नियम आया? 96 से। कब से आया? 96 से। हो गया खत्म। आप कुछ नहीं रे, ये तो तुम्हारा गया था गलती से। कहाँ का, आप कहाँ उतारे थे? तो प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मोलिसिस पिकलिंग। अब देखो सदन में कार्रवाई देखेंगे, क्या देखेंगे? कार्रवाई देखेंगे कि सदन का कार्रवाई कैसे होता है। मतलब तुम्हारा टाइमिंग होता है ना कि तुम आना है तुमको 7 बजे से, तुम्हारा टाइमिंग भी है 7:30 से, संसद में भी टाइम है। ये नहीं कि जब मन कर रहा है तब कुछ करने जा रहे हैं संसद में, यहाँ देखो टाइम बना हुआ है, कब लंच होगा, कब क्या होगा। लंच कब होगा? तो देखो छुद्दर है क्या? तो देखो यहाँ पे संसद में जो सबसे पहला वाला समय चलता है ना, वो प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल का मतलब
कि आप इसमें से प्रश्न पूछिए। 11 बजे से लेके 12 बजे तक आप जाके नेता से प्रश्न पूछिए। वहाँ पे आप नहीं जा पाइएगा, जो वहाँ पे और आदमी लोग हैं विरोधी, वो पूछता है कि बताइए देश का विकास नहीं हो रहा है, गरीबी इतना आ रहा है, इतना लोग कुपोषित है, खा रहा है देह में लग नहीं रहा है, तो ये सब बात पूछेगा, ठीक है। छोड़ ना जाने से हमें क्या। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद क्या है, 12 बजे से फिर 1 बजे तक शून्यकाल होगा। शून्यकाल में भी प्रश्न पूछा जाता है। शून्यकाल का मतलब ऐसा नहीं कि सब आदमी शून्य हो जाएगा, सोने चला जाएगा, नाम रख दिया गया है। 12 बजे से फिर से समय चेंज होता है ना, इसी का नाम क्या रख दिया गया, शून्यकाल। आज तुमको 1 बजे के बाद वही जाएगा, तुम कैंटीन में लंच करेगा, 2-3 घंटा लंच होगा, और उसके बाद फिर इतना प्रश्न उसने पूछ लिया, सब चीज़ हो गया। अब फिर तुमको है ना बाद में लंच के बाद से जब तक सदन चलता है विधायी कार्य होता है। विधायी कार्य मतलब कि कानून पास कराना, कानून पे चर्चा करना, ये सब। लेकिन प्रश्न पूछने का समय क्या, पहले प्रश्न पूछिए, प्रश्नकाल में शून्यकाल में प्रश्न पूछिए, उसके बाद लंच कीजिए, अब उसके बाद कानून उनून के ऊपर है चर्चा कीजिए, वरना वोटिंग वोटिंग कराइए कि कैसे विधेयक पास होगा, ये सब चीज़, ठीक है। इसी को बोलते हैं संसद की कार्यवाही, ठीक है। अच्छा एक बात पूछो, और रुक जा, इसको ऐसे कर दे रहा। ठीक है खाना, फ्री का खाना होता है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे देखो, अब एक एक करके आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 118 में, अच्छा ये जो नियम बनाएगा, हर एक कोई अपना अपना नियम अपना बना सकता है। राज्यसभा का नियम भले अलग हो सकता है, लोकसभा का भी अपना नियम। तो ये नियम बनाएगा, तो नियम कैसे बनता है, तो ये आर्टिकल नंबर 118 में लिखाया गया कि संसद का प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा अपने अनुसार अपना अपना नियम बना सकते हैं कि हम कितना बजे लंच करने का चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। तो वहाँ पे ये लिखा है 11 से 12 बजे तक क्या होगा, प्रश्नकाल, प्रश्न पूछने वाला, फिर शून्यकाल, इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है 12 बजे से 1 बजे तक, फिर लंच, फिर विधायी कार्य होता है। अब एक एक करके देखते हैं कि प्रश्नकाल जो होता है, तो इस प्रश्नकाल में भी प्रश्न बहुत प्रकार का होता है। प्रश्न भी तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन जब होता है बुक में, तो क्वेश्चन क्या, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो तुम उसको क्या कर देती हो, ऐसे ऐसे कर देती है स्टार इम्पोर्टेंट, तो वो सही प्रश्न होता है इसमें। तो इसमें भी 3 तरीके का प्रश्न होता है। प्रश्नकाल में 3 तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। किससे, जो नेता सत्ता में है उससे पूछे, तू पूछेगी देश में गरीबी का है, किससे, मोदी से ना पूछेगी, तो वही बात है, सरकार से। एक होता है तारांकित प्रश्न, मतलब वही तारा वाला प्रश्न है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक होता है अतारांकित प्रश्न, जिसमें तारा नहीं लगा, मतलब वो कम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टेरेट प्रश्न, इसको बोलेंगे अनस्टेरेट प्रश्न। एक होता है अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है, ये भी तारा वाला नहीं होता है, ठीक है। तब यहाँ पे सबका देखते हैं एक एक बात करके। तब प्रश्न 3 तरीके का होता है। ऐसा प्रश्न को कितना से कितना बजे तक पूछना है, 11 बजे से 12 बजे तक, 1 घंटा के अंदर में। 1 बजे ना, 11 बजे से 12 बजे तक, और 1 बजे से लंच। फिर 12 बजे से 1 बजे तक फिर शून्यकाल चलेगा। तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा हम बताएंगे। उसमें दूसरा प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछते हो तो हम तुमको उसका आंसर क्या करेंगे, या तो हो सकता है तुरंत बता दे मुंह पर, या तो कल बताएं, या फिर तुमको ये भी तो हो सकता है कि कम इम्पोर्टेंट चीज़ है तो लिख भी देते हैं, ऐसा टाइप का। यहाँ पे देखो तारांकित प्रश्न, देखो जो तारांकित प्रश्न होता है कैसे प्रश्न होगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें तुम पूछोगे बताइए देश में गरीबी क्यों है, सरकार से, देश में शिक्षा इतना क्यों है, बेरोजगारी इतना क्यों है, भ्रष्टाचार किए, इसका पैसा कहाँ गया, ऐसा ऐसा सवाल दागोगे। इसका जवाब कैसे देगा तुमको, मौखिक रूप में देगा। तुम पूछे यहाँ से खड़ा होके, यहाँ से नेता कैसे जवाब देगा, मुंह पर देगा ताकि सब कोई सुने, और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होते रहेगा तो हम लोग भी सुनते रहेंगे कि सरकार कहाँ पे गलती बोल रहा है। इसमें पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न मतलब कि तुम बोल दिया, हम बोले कि ये आदमी बोल दिया कि देश में गरीबी क्यों है, तो वो बोला कि नेता पूछ दिया, नेता बोल दिया कि गरीबी कहाँ है, थोड़ा सा है हम लोग देख रहे हैं। तो फिर पूछेगा आदमी थोड़ा सा है, बहुत गरीबी है, लिस्ट दिखाए क्या हम, तो ये सब भी डिबेट हो सकता है। मतलब सवाल पे जवाब, जवाब पे फिर सवाल। फिर एक बार में लोकसभा में जो है एक दिन में मैक्सिमम 20 सवाल पूछा जा सकता है।
ये नहीं कि 50 सवाल पूछते रह जाएंगे, वो भी आदमी है, रोबोट थोड़ी है। राज्यसभा में मैक्सिमम 15 सवाल पूछा जा सकता है तारांकित प्रश्न के बारे में। लोकसभा में एक सदस्य एक प्रश्न पूछता है, मतलब हम खड़ा हुए तो हमको पूछना है तो हम एक बार में एक ही सवाल पूछेंगे, फिर दूसरा कोई पूछेगा। ये नहीं कि अपना हीरो बनने के लिए सारा सवाल खुद पूछ लिए। फिर राज्यसभा में एक सदस्य, लेकिन राज्यसभा में एक सदस्य 1 से 3 वो प्रश्न, 1 2 3 मतलब 3 बार प्रश्न पूछ सकता है। तो ये है। अब बताओ कि तारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे मिलता है, नेता कैसे देगा? बोल के कि लिख के? बोल के, मौखिक रूप में। अब उसके बाद यही हो गया, ठीक है ना। पूरक सवाल पूछ सकते हैं, यानी कि दोबारा सवाल का पूछ सकते हैं, नहीं, पूछ सकते हैं नहीं, हाँ खड़े होके वापस पूछ सकते हैं कि ये तुम गलती बोल रहे हैं आप नेताजी, इसमें सुधारिए। अब अतारांकित प्रश्न, अतारांकित मतलब जो उस पर तारांकित मतलब ऐसे ही से नहीं लगा है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। तो ये जो अतारांकित प्रश्न रहता है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। तो इसका उत्तर कैसे मिलेगा? बोल के, लिख के। जब इंपॉर्टेंट है भी नहीं करते तुमको मुंह से कह जो तोरा जो मन कर लिख के दे देवो, अपना पढ़ते रहिए घर। नेता को इसे कहेगा, तो इसको लिखित रूप में उत्तर मिलता है। और जब इम्पोर्टेंट नहीं है तो पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं। मान ले पूछ दिए कि सर ये जो पेन है, पेन का निर्माण कैसे होता है? तुम बोलिए पेन का निर्माण इंक से होता है, और तुम पूछे कि इंक का निर्माण कैसे होता है? ये तो बेहुदा वाला सवाल हो गया, तुम इसका जवाब नहीं देंगे। जवाब बोले ये क्वेश्चन पूछना भी नहीं। तो अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन में तुम पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। अच्छा, लोकसभा में मैक्सिमम इम्पोर्टेंट प्रश्न कितना पूछ रहे थे? 20। अनइम्पोर्टेंट प्रश्न है एक दिन में मैक्सिमम 230। आंडू पांडू कोई उठ गया, समोसा का रेट क्यों नहीं फिक्स है? हाँ तो अभी बोल रहा है रवि किशन, तो वो अनइम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब ठीक है ना, अब कोई कह दिया कि पेन का दाम सस्ता होना चाहिए। अरे यार, इतना बड़ा बड़ा मुद्दा है देश में, ये सब बात। राज्यसभा में 160 और लोकसभा में एक सदस्य 1 से 3 सवाल पूछ सकता है, जबकि वहां पे 1 के सवाल पूछ रहा था। तो ये समोसा वाला क्वेश्चन जो रवि किशन पूछा वो मतलब ये गलत था, वो अपने आके बोलने लगा, अनइम्पोर्टेंट था। किसी गली में वो सुने थे, किसी गली में 5 रुपए, किसी गली में 7 रुपए। अब एक अल्प सूचना प्रश्न, क्या है? अल्प सूचना प्रश्न। देखो इसको ना प्रश्न काल जैसे है शुरू हुआ तो सबसे पहले पूछते हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? तो प्रश्न काल के दौरान ही मिलेगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही होता है, ये भी क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न ही होता है, ठीक है ना, जिसमें लोक महत्व का हो। मान लो कि कल दंगा हुआ होगा कहीं पे, तो सरकार से उसी समय पूछ देंगे। सबसे पहले ना जरूरी है दंगा क्यों हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो ये इसको पूछने के लिए 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है। ये प्रश्न पूछा जाता है मौखिक रूप से ही, मतलब समझो ये तारांकित प्रश्न के जैसा ही होता है, बस प्रश्न काल से सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है। इसका उत्तर भी तुमको मौखिक ही मिलेगा। प्रकृति में क्या तारांकित है, ठीक है ना। इन प्रश्नों का जो असूचना प्रश्न होता है, इसका उत्तर देने के लिए जो उसका उत्तर देगा ना नेता, तो इसका उत्तर देने के लिए अनुमति कौन देगा? अध्यक्ष या सभापति। मान लीजिए कि कोई लोकमत का प्रश्न असूचना प्रश्न पूछा, तो लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा कि अय नेताजी आपको उत्तर देना है कि नहीं देना है, ठीक है। ये बात है। 3 तरीके का प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछेंगे तब ना सरकार जवाब देगा, वरना सरकार क्या करेगा? घोटाला कर देगा। फील हो रहा है? अब एक होता है शून्यकाल। तो शून्यकाल का मतलब भी क्या बताएं? इसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये बताओ कब से कब तक चलेगा? 12 से 1 प्रश्नकाल के बाद, ठीक है। नहीं, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। देखो प्रश्नकाल में तो सर इसको भी प्रश्नकाल में क्या नहीं रख दिए शून्यकाल को? तो देखो बता रहे, प्रश्नकाल में 3 तरीके का प्रश्न पूछ रहे थे, तारांकित, अतारांकित, असूचना प्रश्न। तो सब में जो भी प्रश्न पूछ रहे थे ना, नोटिस दे के पूछना पड़ता है। 10 दिन 5 दिन पहले नेता को नोटिस दे के पूछना पड़ता है। अरे नेता भी तो प्रश्न का उत्तर तैयार रखे, बोल पूछ लिए। मान लें कि बताइए भारत में कंप्यूटर का शिक्षा नहीं है, तो नेता डाटा निकालेगा ना पहले से, निकाल के कितना स्कूल में कंप्यूटर है कि नहीं है, अचानक से कहाँ निकाल देगा। तो प्रश्नकाल में वैसे प्रश्न पूछते हैं जिसको नोटिस दे के प्रश्न पूछते हैं, मतलब नोटिस दे देंगे नेता को कि आपसे हम ये प्रश्न पूछेंगे फलना तारीख को, चिलना तारीख को, आप अपना उत्तर क्या कीजिएगा?
तैयार करके रखिएगा। तब उसका जो सचिव सब होता है IAS उत्तर तैयार करता है उसका। शून्यकाल में क्या होता है, नोटिस नहीं, सीधे ताकबो, जो मन कर तो सो पूछबो, कोई नोटिस नहीं, आपने जवाब देवेला पड़तो। नहीं दिया था। तो वैसा फिर वो देगा। पेपर वर्क वाला क्वेश्चन ही होता होगा। नहीं, और उसके बाद है ना इसका, तो वही शून्यकाल का मतलब यही हो गया कि शून्यकाल का मतलब प्रश्नकाल के बाद जो प्रश्न पूछा जा रहा है, और इसमें ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें नोटिस उटिस नहीं दिया जाता है। ऐसे सब लोगों को नोटिस दे दिए थे कि हम संसद पढ़ाएंगे तुम लोग को कहिया से, अचानक से भी कुछ पढ़ाने लगे तो शून्यकाल चालू हो जाएगा, समझ जाना क्या होगा। शून्यकाल कभी भी शून्यकाल चालू हो सकता है तुम लोग का, कभी भी शून्यकाल चालू हो सकता है। शून्यकाल का शुरुआत कब से हुआ भारत में, तो 1962 में, शुरुआत से नहीं था ये। इसका कोई है ना संविधान में उल्लेख नहीं है, ये बात कहाँ पर है संविधान में लिखा हुआ, इसका उल्लेख नहीं है। ये अपने से संसद का व्यवहार में नियम बनाते गए, ठीक है ना, नियम बनाते गए। अब ऐसा तो उल्लेख नहीं है हर एक टीचर में, मतलब टीचर का भी संविधान होता है कि बच्चा आएगा पढ़ के जाएगा। ये कहाँ लिखा कि बच्चा आएगा 2 चॉकलेट खिलाइएगा, तब वही हो गया, अपने मन से बना दिए नियम, ठीक है। अब उसके बाद जो ये है कि कब से चलता है, 12 बजे से 1 बजे तक। इसका कितना मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है, तो मैक्सिमम आधा घंटा, लोकसभा में मैक्सिमम आधा घंटा तक ये वाला समय चलता है। भाई 2-3 घंटा ले पूछेगा बिना उत्तर, उसको पता नहीं यार, तू पूछते जा रहा भाग जाएगा संसद छोड़ के वो। तो मैक्सिमम आधा घंटे तक, ठीक है लोग, ठीक है, ये हो गया। शून्यकाल किसकी देन है, भारत की देन। हम लोग ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये शून्यकाल वाला किसी अदर देश से भी चोरी नहीं किए कि ऐसा नियम होना चाहिए, हम लोग खुद अपना इन्वेंट किए हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला सवाल देखो, ये आवश्यक सार्वजनिक मत के मामलों पर संबंधित होता है कि 10 दिन कम से कम नोटिस देकर अल्पकालिक प्रश्नों के बारे में 10 दिन पहले नोटिस देकर मौखिक उत्तर पूछे जाते हैं। अल्प सूचना जो प्रश्न था जिसका भी नेचर किसके तरह था, तारांकित प्रश्न के जैसा, तो उसमें भी नोटिस देकर पूछते थे 10 दिन पहले तक, सही है, यही बात लिखा हुआ है। अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार्य हो सकते हैं यदि संबंधित मंत्री इसका उत्तर देने के लिए सहमत हो। नहीं, मंत्री चाह रहा है कि इसके ऊपर हम उत्तर देना चाह रहे हैं तो उत्तर दे देगा, नहीं। कौन कहता है कि नेताजी उत्तर दीजिए कि नहीं दीजिए इसका अल्प सूचना प्रश्न का, अध्यक्ष। सही बात है, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष बोलता है वही कि उत्तर दीजिए चाहे नहीं दीजिए। तो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, गलत है। प्रश्नकाल के दौरान अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाता है अल्प सूचना प्रश्न, प्रश्नकाल से पहले, और प्रश्नकाल के बाद में शून्यकाल। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। बहुत बढ़िया, तुम लोग का दिमाग में आने की जा रहा था, केवल एक के वो सही था स्टेटमेंट। बीच में टेस्टिंग करने के लिए भी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्रवाई का मौखिक उत्तर मिलता है। इसमें से कौन सा ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब तुमको क्या मिलेगा, मुंह पर मिलेगा, बता तो। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको क्या बोलते थे, स्टार क्वेश्चन, स्टार हिंदी में, प्रत्येक, हाँ सर बोला, तारांकित प्रश्न। अतारांकित का मिलता था नहीं। लिखित रूप में, जो तरह लिख के दे दो अपना पढ़ते रहिए घर पे। और प्रश्न का उत्तर जो मौखिक रूप में मिलता है, बताओ कौन, ये सही से बता दो। हाँ हाँ सूचना, सही बोल रही है, अल्प सूचना प्रश्न, जो कि प्रश्नकाल से पहले जिसका ये होता है प्रकृति होता है, नेचर, अल्प सूचना से पहले, तो ये वाला हो जाएगा। इसका तो उत्तर क्या मिलता है, अतारांकित का मुंह पे मिलता है, नहीं लिखित रूप में, जो घर पढ़ते रहिए अपना ऐसा टाइप का। नहीं रे रुको ना, टाइम कितना हो क्या था, अच्छा रुक जाएगी पे। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रश्न सामान्यतः संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से पूछे जाते हैं, सही बात है। हम मंत्री से न पूछेंगे कि रेलवे का विकास क्यों नहीं हो रहा है, रेलवे मंत्री से। शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि शिक्षा का विकास क्यों नहीं हो रहा है। तीसरा, प्रश्न किसी निजी सदस्य से नहीं पूछा जा सकता है, प्रश्न किसी निजी सदस्य से नहीं, मंत्री से न पूछा जाता है प्रश्न। संसद के दोनों सदनों में पहला घंटा प्रश्न पूछने के लिए होता है, जिसे क्या बोला जाता है, प्रश्नकाल। अब दूसरा घंटा जो रहता है शून्यकाल। बोल, उसके बाद लंच। तो लंच तो तुमको याद रहेगा बेटा, खाली लंच ही याद रहता है तुमको। अच्छा, लोकसभा में
प्रश्न पूछे जाने वाले प्रकार के बारे में क्वेश्चन है। तारांकित प्रश्न वह है जिसे केवल लिखित उत्तर दिया जाता है, गलत। मौखिक मुंह पर दिया जाता है, गलत। अवसूचना प्रश्न वह है जो अविलंबीय लोक महत्व के मामले से संबंधित होता है। लोक महत्व, सही बात है, लोक महत्व, लोगों का जो महत्व वाला बात है उसी से पूछ लिया जाता है अवसूचना प्रश्न। वो सबसे पहले यही पूछा जाता है प्रश्नकाल से पहले। अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक मिलता है, नहीं, लिखित मिलता है। अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, नहीं। फालतू की बात में कभी इंक कैसे बना तो नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। बैक टू, इसमें कौन से स्टेटमेंट चाहिए? सिर्फ एक वाला। अच्छा बताओ, संसद में जो शून्यकाल का समय कितना है? बता तो कितना है, बिना देखे बता। 12 से 1, तभी तो इसका नाम शून्य पड़ा है। 12 बजे तक घड़ी शून्य हो जाता है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 चलता है, इसी का इसका नाम रख दिया गया है शून्यकाल। शून्यकाल का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है लोकसभा में? कितना है शून्यकाल का? जो एकदम रैपिड फायर करते हैं, कितना घंटा तक झेल सकते हो? आधा घंटा 30 मिनट लोकसभा में बताए थे, आधा घंटा 30 मिनट। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शब्द है, यहाँ पे 3 वो शब्द है, वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट, भारत की संचित निधि, अभी पढ़ाएंगे सब। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा शब्द हमारे संसद में नहीं दिया हुआ है? बजट। बजट वाले बोल देते हैं लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है इस शब्द का, ये अपने आप से बनावटी शब्द है। बजट के लिए हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में वहाँ पे बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ये शब्द है लिखा हुआ। बजट तो इंडियन शब्द है ना, बजट। अमेरिका का संविधान चल रहा है। अरे नहीं, मतलब इंग्लिश में वो लिखा है। धन विधेयक का सारा बात बजट पे लागू होगा, जैसे बताएंगे अभी धन विधेयक पैसा निकालने वाला, तो ये हो गया। आर्टिकल 87 में है ना, किसका प्रावधान है? तो एक साथ जो है ना राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों को देता है अपना भाषण बुला के, अभी बताएंगे। वो आदमी था जो लगातार है ना 60 दिन तक बैठक में अनुपस्थित हो गया था, वो था नल्ला। वो नल्ला का नाम बजी था बरजिंदर सिंह हमदर्द। हमदर्दी बुलाने के लिए चल गया होगा। तो ये राज्यसभा का मेंबर था 2000 में। ये लगातार 60 दिन तक नहीं आया था संसद, तो इसको राज्यसभा से निकाल दिया गया था, बरजिंदर सिंह हमदर्द। अच्छा, जो लाभ का पद होता है, एक सेकंड देखा था टाइम कितना, कोई बात हो किसी को पढ़ा दो और क्लियर हो जाएगा, समझे। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, संसद का प्रस्ताव देखेंगे। तो कितने तरीके का प्रस्ताव होता है? प्रस्ताव मतलब वही कोई बिल लाना, ठीक है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव होता है, ये नहीं पारित होगा तो सरकार गिर जाता है। विश्वास प्रस्ताव होता है, ये सरकार को साबित करना पड़ता है कि मेरे पास जनता का विश्वास है, हम सरकार में बने रह सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव होता है कि कोई काम को, मतलब संसद के पूरे काम को रोक के किसी इंपॉर्टेंट काम को किया जाता है, ठीक है ना। निंदा प्रस्ताव होता है सरकार की निंदा करने के लिए, मान लो सरकार को नहीं गिरा पा रहे हो लेकिन सरकार की निंदा तो कर सकते हो। निंदा मतलब उसको नीचा दिखाना कि तुम गलत कर रहा है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान लाना, मान लो अचानक से सदन का काम चल रहा है और तुमको भारत पे हमला हो गया पाकिस्तान का, तो सारा काम छोड़ के प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद इस पर बातचीत चर्चा होगा। धन्यवाद प्रस्ताव, ये राष्ट्रपति लाता है सभी को, पहली बार कांग्रेस करता है जब सरकार बन के आता है सभी को। कटौती प्रस्ताव, मान लो कि धन विधेयक पारित हो गया पैसा निकालने के लिए, लेकिन विपक्षी जो चाहता है कि हम क्या करें, इसमें से कटौती करें, तो 3 प्रकार का कटौती करेगा, नीतिगत, अर्थगत, सांकेतिक। किसी में 1 रुपया कम कर देगा, किसी में 100 रुपया वो कम करवाना चाहता है, किसी भी कोई पैसा निकालने से सहमत नहीं होना चाहता, इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो प्रस्ताव है, पहले धन्यवाद प्रस्ताव। तब धन्यवाद प्रस्ताव पता है कौन लाता है? धन्यवाद प्रस्ताव है ये प्रत्येक अभिभाषण के प्रथम बैठक के बाद दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव लाया जाता है, इसे धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। देखो वैसे ही पहला चुनाव हो गया ना, तो उसके बाद लाया जाता है, सबको बोला जाता है कांग्रेस, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक होता है गिलोटिन प्रस्ताव भी, क्या होता है? गिलोटिन प्रस्ताव।
मान लो कोई भी हम बताए हैं कि पहले लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है तब कानून बनता है, या राज्यसभा से लोकसभा के पास और लोकसभा से फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है तब कानून बनता है। तो प्रोसेस इतना जल्दी थोड़ी होता है, कईयों महीना लग जाता है, चर्चा होता है। तो एक बार होता है क्या चीज़ कि बहुत चर्चा हो गया इस पे जी, बहुत चर्चा हो गया, अब क्या करना चाहिए, प्रस्ताव को पास करना चाहिए। तो सारा चर्चा उर्चा को छोड़ो, अब डायरेक्ट प्रस्ताव को पास कर दो। तो इसी को कहा जाता है गिलोटिन प्रस्ताव। मतलब कोई डिस्कशन नहीं होगा, जल्दी जल्दी पास करो तो वोटिंग करके अब बहुत हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, गिलोटिन प्रस्ताव। ऐसे में क्या करेगा, गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाएगा और उस बात को बिना चर्चा के तहत, नियम हर एक बात पे चर्चा होना चाहिए लेकिन बिना चर्चा के तहत डायरेक्ट पास करवा देगा, ठीक है ना। अब होता है कटौती प्रस्ताव। तो बताएं कि 3 तरीके का होता है। कटौती मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में कटौती करना। तो किस में कटौती करेंगे, कोई कानून में नहीं, पैसा में कटौती, ठीक है ना। एक होता है नीतिगत कटौती, एक होता है अर्थगत, फिर एक होता है सांकेतिक। ये तीनों कहाँ लाया जाता है बताओ, लोकसभा में कि राज्यसभा में? लोकसभा में। क्यों, कौन बताएगा? क्योंकि धन पर जो नियंत्रण होता है पैसा पे लोकसभा का ही होता है, वो अकेले सब काम कर लेता है, ठीक है। अब बताइए तीनों प्रस्ताव कौन किसके द्वारा लाया जाएगा? पैसा को कौन काटना चाहेगा? सरकार ला रहा है पैसा, 100 रुपये निकालना चाह रहा है गुल्लक में से, लेकिन गुल्लक में से कौन कम करवाना चाहेगा पैसा? विपक्षी, जो अपोजिशन पार्टी रहेगा। तुम हार गए तो तुम चाहेगा ना कि ज़्यादा पैसा नहीं निकाले, तो वही बात, ठीक है। तीनों प्रस्ताव कहाँ आता है, ये लोकसभा में ही आता है, ठीक है। अब जो कटौती प्रस्ताव बताएंगे 3 तरीके का होता है। पहला जो है ये, ठीक है, और ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो सरकार मांग रहा है मान लो संसद से 100 रुपया, तो इसमें विपक्षी कहेगा नहीं 100 रुपया नहीं कीजिए, इसमें से कुछ पैसा इसका कमी कर दीजिए, इसका नियत सही नहीं है, ये भ्रष्टाचार करना चाहता है, इतना खर्च है ही नहीं और ये ज़्यादा पैसा मांग रहा है खर्च करने के लिए, ठीक है। तो इसी में होता है पहले नीतिगत कटौती यानी कि पॉलिसी कट। इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है प्रस्ताव विपक्ष लाएगा लोकसभा में, आप बोलेगा क्या कि ये जो 100 रुपये निकालना चाह रहा है ना, ये कोई काम का नहीं है, इसका नीति खराब है, ये पुल नहीं बनवाना चाह रहा है, जनता लोग को कहे पुल नहीं बनवाना चाह रहा है, ये पैसा रखेगा अपना बेटे के ब्याह ला, ठीक है ना। तो सर ये क्या करेगा, कहेगा इस 100 रुपया मांग रहा है ना, इस 100 रुपया की जगह 1 रुपया कर दीजिए, इसको 1 रुपया दीजिए, जाओ 1 रुपया लो तुम। तो नीतिगत कटौती में क्या कर दिया जाता है, पूरे पैसा को घटा के कितना कर दिया जाता है, 1 रुपया। 1000 करोड़ मांगा है और ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो कितना कर दिया जाएगा, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया कर देगा। हाँ, पारित हो गया तब, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अर्थगत कटौती, इकोनॉमिक कट, इसमें जो है ये भी लाया जाता है कब, इसमें भी कटौती ही होता है पैसा का, लेकिन इसमें बताया नहीं जाता है कि कितना पैसा हम कटौती करेंगे। बोलेगा कि हमको सहमत नहीं है ये इससे, इसके प्रस्ताव लाने से, बोले ये पैसा निकालने से, तो इसमें हम चाहते हैं कि महोदय आप लोग सहयोग करें वोटिंग करके, इसमें पैसा को क्या कर दें, कुछ मात्रा तक, निश्चित मात्रा तक क्या कर दें, कम कर दें। फिर एक आता है ये सांकेतिक, लिखा हुआ नहीं है, एक आता है सांकेतिक कटौती। इसमें क्या किया जाता है, मान लो तुम मांगा 500 रुपया, इसमें 100 रुपया कम कर दिया जाता है, 400। तो देखो तीनों प्रस्ताव कहाँ पे आता है, पहली बात बोलोगे लोकसभा में। किसके द्वारा आता है, तो विपक्षी के द्वारा आता है। नीतिगत कटौती में क्या करते थे, पूरे पैसा को घटा के 1 रुपया। अर्थगत कटौती में कुछ पैसा तक कमी कर देते थे, इसमें लिखा हुआ नहीं कि कितना। सांकेतिक कटौती में कितना रुपया कम करते हैं, 100 रुपया कम कर देते, 100 रुपया कर नहीं देते, 100 रुपया काट लेते। 1000 करोड़ मांगा तो उसमें से 100 रुपया, हाँ। ये विरोध करने का ये बात है, विरोध करने का ये क्या है, जरिया है। अब यहाँ पे देखो, अब प्रस्ताव और भी तरीके का होता है। एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, एक होता है विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। पहला आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। इसके माध्यम से ना सरकार गिर जाता है। अगर सदन के दोनों हाउस से ये प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो सरकार गिर जाएगा, फिर नया चुनाव होगा, मोदी जी को अभी हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाएगा तो कौन लाता होगा, विपक्षी, तुम जो हारे हुए हो, विपक्षी लाएगा। कहाँ पे लाएगा, सिर्फ लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में ही
सरकार बनता है, ठीक है। ये प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? सिर्फ लोकसभा में, वो भी किसके द्वारा? विपक्षी के द्वारा। किसके द्वारा? विपक्षी के द्वारा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमको लाना है, तो तुमको लाना चाह रही प्रस्ताव विपक्षी है, तो पहले 50 लोगों से समर्थन लेगा, सिग्नेचर करवाना पड़ेगा कि हाँ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं। तो लाने से पहले 50 लोगों का समर्थन भी चाहिए, और उसके बाद तो समर्थन चाहिए ही। अच्छा, जो अविश्वास प्रस्ताव है ये कौन सा बहुमत से पारित होगा? मेजोरिटी, सिंपल बहुमत, साधारण बहुमत। टोटल जितना लोग बैठा है उसका आधा प्लस 1 लोग कह देगा ना, तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, सरकार गिर जाएगा। 100 लोग बैठा है, 50 लोग प्लस 1 लोग, 51 लोग कह दिया तो सरकार गिर जाएगा। तो इसमें ये कहने का आता होगा मेंबर ऑफ ये स्पीकर को, क्या स्पीकर को आता होगा वोटिंग का राइट? लास्ट में आता होगा ना? हाँ, केवल इस प्रस्ताव को पारित कराने में किसका है? केवल लोकसभा का भूमिका है। किसका है? लोकसभा। केवल लोकसभा का भूमिका है। प्रस्ताव लाने हेतु कारण बताना आवश्यक नहीं है, केवल 1 लाइन का प्रस्ताव है। लाया विपक्षी प्रस्ताव, इसमें लिख दिया हम सरकार को हटाना चाहते हैं, बस। किस लिए हटाना चाहते हैं, नहीं हटाना चाहते हैं, ये कैसे सरकार, ये सब कोई बात लिखा हुआ नहीं रहेगा इसमें। बस सरकार को हटाना चाहते हैं, बस हो गया, यही बात लिखा रहेगा इसमें। बाकी और प्रस्ताव में बहुत सारा बात लिखा जाता है। पैसा कम करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं, अपना रीज़न भी बताना होगा। तो जबकि ये सब कटौती प्रोसेस, इस सब में क्या थी, क्या चीज़ था? कारण बताना जरूरी था। तुम किस लिए पैसा कम करना चाह रहा है भाई, उसमें कोई कारण बताना जरूरी नहीं। कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे। और ये पारित भी हो सकता है। पारित भी हो सकता है। क्या पारित भी हो सकता है? पारित देखो अब बताएंगे। इसका उल्लेख कहाँ है अविश्वास प्रस्ताव का? तो कोई भी संविधान में, कानून में नहीं लिखा गया है, इस संसदीय परंपरा है, कोई अनुच्छेद में नहीं लिखा गया है। जैसे आर्टिकल नंबर 108, 110 ये सब बता रहे हैं ना, उस समय नहीं लिखा गया है। 2 अविश्वास प्रस्ताव के मध्य न्यूनतम अंतराल 6 महीना होना चाहिए एक सेशन में, मतलब 1 साल में मैक्सिमम जो है तुम 2 ही बार ला सकते हो। ऐसे तो विपक्षी हर एक 2 दिन पे लाने लगेगा सरकार को हटाने के लिए, कमजोर करेगा सरकार, ठीक है, नोट। अब लेकिन देखो, तुमको लगा होगा कि इससे सरकार गिर गया होगा, अब तक भारत में एक भी बार इससे सरकार गिरा ही नहीं है, गिरेगा भी नहीं बिना इसके माध्यम से, ठीक है। लेकिन कईयों बार, अभी तक 28 बार आ चुका हुआ है ये, सरकार गिराने का प्रयास हुआ इससे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। सबसे पहली बार कब आया था? तो सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था 1963 में। नेहरू थे ना, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उसके खिलाफ जेबी कृपलानी लाए थे 1963 में। चाइना से युद्ध हुआ था ना 1962 में, भारत का पोजीशन खराब था, तो सोचा है यही मौका है, बेवकूफ़ बना के या सबको अपना पक्ष में करके नेहरू का सरकार गिरा दे, भावुक करके, लेकिन नहीं गिर पाया। जेबी कृपलानी का प्लान फेल हो गया। नेहरू बाबू नेहरू है। सबसे अधिक बार किसके पास आया, सबसे अधिक बार किसको गिराने का कोशिश किया गया अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से? 15 बार इंदिरा गांधी के समय। बाप रे बाप, 15 बार लाएगा कि हटो हटो, वो हटिए नहीं पाई। उधर कांग्रेस का दबदबा था पार्लियामेंट में। इंदिरा गांधी का बहुत दबदबा था। लाल बहादुर शास्त्री के समय भी 3 बार लाया गया, ये भी प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राय, मोरारजी देसाई, दोनों के पास, इस दोनों के समय भी 3-3 बार लाया गया। मोदी जी के समय अभी राहुल लाया होगा। राहुल लाया हुआ 2 बार। हमको पता था राहुल लाया होगा। नेहरू के समय 1 बार आया था, वही पहली बार। राजीव गांधी के समय भी 1 बार आया हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी 1 ही बार आया हुआ। लेकिन सबके समय लाया गया, लेकिन किसी का सरकार गिरा नहीं। कितना बार तो हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, अब है तुमको क्या, ये तो हो गया अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा। विपक्ष को लग जाए कि इसके में बहुमत नहीं है, चलो सरकार गिरा देंगे वोटिंग करके, तो ऐसा। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति को ऐसा अनुभव हो जाए ना कि इसके पास समर्थन नहीं है, ये सरकार कमज़ोर है, तो राष्ट्रपति कह देगा सरकार को कि तुम अपना बहुमत साबित करके दिखाओ, तो तुमको धक्का मार के निकाल देंगे, क्योंकि पास बहुमत नहीं है। तो सरकार को विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। तुमको कोई बात मनवाना है पापा से, तो तुमको विश्वास जताना पड़ता है ना, तो सरकार को भी जताना पड़ेगा कि नहीं, हमारे पास क्या है, विश्वास है। और वही अगर विश्वास नहीं हासिल कर पाएगा ना,
तो लोकसभा को भंग कर देगा कौन? राष्ट्रपति। समझ में? वापस चुना के आओ। इसके माध्यम से भी क्या होता है? सरकार गिर जाता है। विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगा। अब विश्वास प्रस्ताव अगर नहीं पारित हो पाया तो किसी का दिल नहीं जीत पाया तब भी सरकार गिर जाएगा। एक जगह है कि पारित हो जाने से सरकार गिरता है, एक जगह की नहीं पारित होने से सरकार गिर जाएगा। अब विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाता है। ये भी सरकार वही ना बनता है, लोकसभा पावरफुल है। आई किसके द्वारा लाया जाएगा? सरकार के द्वारा, मतलब मोदी के द्वारा लाया जाएगा ये। ठीक है, इसमें भी केवल किसकी भूमिका होती है? लोकसभा में। सरकार बनाने गिराने में किसकी भूमिका है? सिर्फ लोकसभा। क्योंकि विश्वास अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे आता है? लोकसभा में। जब कभी राष्ट्रपति को लगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कह सकता है कि तुम विश्वास करके दिखाओ, तो वो लोकसभा में लिया आएगा। कौन? सरकार। अभी तक अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार गिरा एक भी बार नहीं, लेकिन विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से 3 बार सरकार गिर चुका हुआ है। मतलब 3 बार राष्ट्रपति को ऐसा लगा, ऐसे राष्ट्रपति को तो बहुत बार लगा होगा, लेकिन 3 बार ऐसा मोमेंट आया कि राष्ट्रपति क्या किया, तुम्हारे पास तो बहुमत नहीं लग रहा है जी, तो सर तुम तो सबसे पहले तो फ्लोर टेस्ट करो, मतलब विश्वास प्रस्ताव लाओ। तो पारित करना चाहा, 3 बार पारित नहीं हुआ। ठीक है ना, विश्वास प्रस्ताव है जो 3 बार पारित नहीं हो पाया। तो विश्वास प्रस्ताव नहीं पारित होने के कारण 3 बार सरकार गिर चुका हुआ, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के कारण एक भी बार नहीं गिरा है। पहली बार गिरा था 1990 में, 1990 में बीपी सिंह के समय, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो 27% आरक्षण दिलवाया हम लोग को। दूसरी बार गिरा अटल बिहारी वाजपेयी का, इसी के कारण गिरा हुआ है, मात्र 13 दिन का सरकार था। तीसरी बार गिरा था एचडी देवगौड़ा के समय, एचडी देवगौड़ा के समय। समझ में आया? देखिए सरकार कैसे गिरा, बताओ। सरकार को गिराने बनाने में किसकी भूमिका है? सिर्फ विपक्ष और प्रेसिडेंट। तो वही एचडी देवगौड़ा के समय। ठीक है, लोकसभा में सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब आया था? 1960 में आया था। 1960 में आया था, संयुक्त बैठक हुआ था सबसे पहली बार दहेज वाला पे, 1963 नेहरू के समय जब वो हार गया था। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? ध्यान को आकर्षित करने के लिए युद्ध वाला। ठीक है ना। स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? इसको लाने के लिए 50 लोगों का समर्थन चाहिए। ये भी केवल लोकसभा में ही पेश होता है स्थगन प्रस्ताव, राज्यसभा में नहीं। इसमें क्या होता है स्थगन प्रस्ताव में? मान लो अभी युद्ध हो जाए, सदन में कोई और मैटर पे बात चल रहा है, भारत में युद्ध हो जाए पाकिस्तान के साथ, तो सारा काम छोड़ के स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, सारा काम छोड़ के, और 50 लोगों का समर्थन लेगा होगा। बोला जाएगा कि ये सब काम छोड़िए, सब काम स्थगन कीजिए, पहले हम लोग इसके ऊपर रणनीति बनाएंगे। निंदा प्रस्ताव तो रणनीति ये थोड़ी ना बनाता होगा, अपोजिशन थोड़ी बनाता होगा रणनीति। अरे तो कुछ बैठ के चर्चा उर्चा करता होगा ना, ये सब बात। निंदा प्रस्ताव किसके समय लाया जाता है? निंदा कौन करेगा? विपक्ष करेगा, लोकसभा के अति के खिलाफ, नेता के खिलाफ। तुमको यहीं तक रहने देते हैं आज वर्ड, ठीक है? इसको पढ़ा देते हैं 15-20, उसका फिर तुम्हारा देख रहे हैं तब। अब संसद में क्या पढ़ेंगे? विधेयक पढ़ेंगे। विधेयक मतलब समझता है? प्रस्ताव अलग चीज़ हो गया, विधेयक मतलब बिल होता है। विधेयक मतलब बिल होता है, ठीक है ना। बिल, इसी से क्या होता है? कानून बनता है, पैसा निकल सकता है, संविधान में बदलाव कर सकते हैं। जैसे होता है साधारण विधेयक, सिंपल बिल होता है, तो कोई कानून बन सकता है इससे कि लड़कियों का उम्र इतना कर देना चाहिए शादी ब्याह का। वित्त विधेयक 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन विधेयक, होता है वित्त विधेयक, मनी बिल, फाइनेंस बिल। दोनों के माध्यम से पैसा निकालते हैं, लेकिन मेन जो होता है पैसा निकालने वाला वो धन विधेयक होता है, मनी बिल। एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, जब संविधान में संशोधन करना हो तो उसके लिए भी तो कानून पारित करना होगा, ठीक है। जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हो रहा था तो संविधान संशोधन विधेयक था। महिला को आरक्षण मिला तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। नहीं, पहले से नहीं ना था आरक्षण का प्रावधान, संविधान के अंदर जाके क्लॉज जोड़ना पड़ा। जैसे मान लो पहले से लिखा हुआ था 330 में पढ़ाए थे, 330 में किसके आरक्षण की व्यवस्था है? SC ST। बहुत बढ़िया, हाँ तो कुछ भी तो बोला।
तो इसी में जाके अब जोड़ दिया गया 330A। पहले से लिखा हुआ 330, तो इसके अंदर जाके हम दूसरा का नंबर पे क्या लिख दिया 330A, तो ए शब्द जुड़ गया ना, तो यही हो गया संविधान संशोधन। ये महिला के लिए कर दिया गया आरक्षण का व्यवस्था भी 330A में, किंतु लेकिन 330 में किसका है, सिर्फ SC लोकसभा में, यही सब है। ठीक है। अब आप तो विधेयक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक साधारण विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक, सॉरी सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। मतलब पब्लिक बिल और नॉन पब्लिक बिल, इसको बोल सकते हैं हम लोग प्राइवेट बिल भी। साधारण विधेयक उसके द्वारा होता है जो केवल मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। मंत्री द्वारा, जैसे कि मंत्री में वो किसका नाम ले ले, मंत्री में जैसे चिराग पासवान मंत्री है, तो कोई बिल पेश करेगा, कोई कानून की बात करेगा, तो वो जो लाएगा तो इसको कहेंगे कि वो सरकारी विधेयक है। इस जो गैर सरकारी विधेयक है इसे संसद के अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। रवि किशन समोसा का बात बोल रहा था, तो गैर सरकारी विधेयक है, सरकार कहेंगे लेकिन वो मंत्री नहीं ना बना हुआ अभी, वो सिंपल सदस्य है। तो वो जो बिल पास करेगा, जो बात कहेगा कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, तो गैर सरकारी विधेयक हो गया। राहुल गांधी किसी के ऊपर बात करे किसके ऊपर कानून बनना चाहिए, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी। मंत्री नहीं ना, वो अपोजिशन में है, तो मंत्री का पद कहाँ से मिलेगा उसको। यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। जो सरकारी विधेयक जो लाएगा, सरकार का क्या सोचना है किसी विषय के ऊपर, वही बात बताएगा। सही बात है, मंत्री सरकार का बात ही ना रखेगा। ये जो गैर सरकारी विधेयक होता है, यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। सही बात है, जो समोसा वाला बात है, तो सरकार का नीति थोड़ी प्रदर्शित कर रहा हो, तो आम जनता क्या सोचता है समोसा के बारे में, यही बात। जनता भी कहा समोसा, उस वक्त कोई बड़ा मामला हो गया, ये कौन ना कौन वोट पेपर लीक। सदन द्वारा स्वीकृति होने पे कोई स्वीकृति पे इस्तीफा देना। हाँ देखो, ये बोल रहा है अगर कोई मंत्री विधेयक पारित कराता है, अगर वो पारित नहीं हो पाए ना, कोई भी चिराग पासवान चाह रहा है कि समोसा के ऊपर नियम बनना चाहिए, अब वो लाया, अब पारित नहीं हो पाया था, सरकार गिर जाएगा उस समय भी। क्यों? जब तुमको कानून बनाने का समर्थन ही नहीं मिल पा रहा था, तो सरकार कैसे चला पाएगा, सरकार गिर जाएगा। अभी जो वो तब विपक्ष लाता है, लेकिन ये अपने कुआं खोद ले तो इसे, जबकि गैर सरकारी विधेयक है तो इसको अस्वीकृत हो जाए तो इससे कोई सरकार उगाड़ नहीं गिरता है। इसको सदन में पेश करने के लिए, सरकारी विधेयक जब भी आता है इसको सदन में पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस देना होगा पहले सदन में, तब ना सारा गिरना नहीं चाहिए था। 7 दिन पहले सब नेता लोग को पहुँच जाएगा कि फलना तारीख को रहना है, सबको अपना पार्टी का विधेयक पारित होने वाला है, सबको उसी बात में मतदान करना है। जो नहीं भी करता है ना मतदान, अपोजिट जाके व्हिप बताए तो उसको निकाल देता है सरकार। हाँ, वो तो पार्टी फिर वो सदस्यता छीन लिया जाएगा। सदस्य में पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए 1 महीना का नोटिस देना है। लेकिन जो गैर सरकारी विधेयक है तो इम्पोर्टेंट बिल तो पास नहीं करेगा ये, तो इसको 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है, इसको 7 दिन पहले। इससे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श तैयार किया जाता है। इसको कौन तैयार करेगा? कोई भी बिल है, मंत्री का है तो कोई इम्पोर्टेंट हैवी भारी भरकम बिल रहेगा, पूरा विधि विभाग भिड़ जाता है तैयारी करने में इसको। ये आपस में मिलकर बातचीत करके कोई बिल बना दिया। तो अभी बीजेपी का कितना मेंबर होगा पार्लियामेंट में? बीजेपी का लोकसभा में चेक करना कितना है, याद थोड़ी हमको, ठीक है। लेकिन अगर उसको सरकार बनाना है बीजेपी को, तो 543 का 2/3 करो, पूर्ण कितना होता है, उतना होता है उसको सरकार बनाने के लिए। लेकिन सरकार तो अकेले तो नहीं ला पाया है, अकेले लिया पाता तो उसको कहेंगे पूर्ण बहुमत, तो वो आंकड़ा चाहिए। लेकिन अभी गठबंधन की सरकार है, तो कोई बात नहीं, तुम अकेले नहीं पा रहे हो तो किसी और के साथ दोस्ती करके वो संख्या को क्या कर लो, बढ़ा दो, पार कर लो, ठीक है। अब आते हैं विधेयक। तो विधेयक में सबसे इम्पोर्टेंट विधेयक है धन विधेयक। धन विधेयक में क्या क्या शामिल होता है, किसको कहेंगे कि धन विधेयक है, यानी कि मनी बिल किसको कहेंगे। तो मान लो कर हम लोग पे टैक्स लगाता है सरकार, टैक्स लगाना है कि हटाना है, ये वाला चीज़ करना है, तो मनी बिल हो गया ये। तो मनी बिल पास होगा संसद से, टैक्स लगाना है कि हटाना है, वो सब बिल अगर लगाना होगा, टैक्स बढ़ाते रहती है सरकार, तो ये मनी बिल हो गया। और उधार देना, ऋण लेने से संबंधित,
भारत चाइना से भी उधार लेता है, जापान से भी लेता है उधार, बहुत सारे देशों से लेता है देता है। तो ये भी बिल, ये भी सब चीज़ किसके अंदर काउंट होगा, मनी बिल के अंदर। ऐसा ही थोड़ी ले लेगा, इस बिल को पास कराना होगा, उसका नाम क्या देंगे, मनी बिल। ऐसा थोड़ी लिखेंगे कर लगाना बिल, फाइनेंस बिल बताएंगे। भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि से धन निकालना, ये जमा करना। दो गुल्लक है, एक को बोलते हैं संचित निधि गुल्लक यानी कि कॉन्सिडरेटेड फंड, एक होता है आकस्मिक निधि, ठीक है ना, कंटीजेंसी फंड। तो इसमें भी तुमको पैसा जमा करना है गुल्लक के अंदर, या गुल्लक से पैसा निकालना है। सब लोग का वेतन वगैरह कहाँ से मिलता है, सरकारी सेवक लोग का संचित निधि से ही मिलता है। आकस्मिक निधि में मान लो कि जैसे कि कोरोना आ गया तो अचानक से पैसा की जरूरत पड़ गया, पैसा निकालना है, तो ये धन विधेयक के अंदर ही आता है ये सब चीज़। संचित निधि पे भारित व्यय भी तो बता ही दिए हैं। इसका भी मिनिस्टर होता हुआ कोई नहीं, अच्छा, लेकिन जो सर टैक्स से पैसा आता है, स्थानीय टैक्स मतलब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसका पैसा इसमें नहीं जमा होता है, वो मनी बिल के कैटेगरी में नहीं आएगा। लाइसेंस, जुर्माना, मान ले कि जो नहीं कहता है चलान उलान का भी तो पैसा सब होता है, तो इसमें मनी बिल में नहीं जमा होता है, वो मनी बिल के अंदर में नहीं आएगा। बैंक में जमा सर आदमी लोग का पैसा ईपीएफओ के रूप में जमा है, पेंशन वगैरह ये सब, तो ये सब धन विधेयक में शामिल नहीं है। तो धन विधेयक में किसको मानेंगे कि ये सब चीज़ शामिल है, अगर वो बिल पास होगा तो मनी बिल मानेंगे। कर लगाना या हटाना, उधार लेना या देना, भारत की दो गुल्लक से पैसा निकालना, एक और गुल्लक होता है लोकलेखा निधि, तो ये दो गुल्लक की बात कर रहा है, संचित निधि और आकस्मिक निधि से पैसा निकालना या उसके अंदर जमा करना। संचित निधि पे भारित व्यय, ठीक है, मैच भी छोड़ा है कहीं, तो ये सभी से पैसा निकालोगे या फिर जमा करोगे तो वही धन विधेयक के अंदर आएगा। तो फाइनेंस बिल क्या है, पैसा का सारा बात चीज आएगा किस में, फाइनेंस बिल में। उसी फाइनेंस बिल के अंदर ये देखो, तो मान लो पूरा फाइनेंस बिल है, ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जिसमें ये सब बात लिखा हुआ है 4-5 वो, देखो कौन बुला रहा है कोई, तो वो मनी बिल हो गया। क्या हो गया, मनी बिल हो गया। हाँ ना, 20,000 रुपया भेजना पड़ा, नेहा दीदी है ना, आती कर दी थी जन्माष्टमी के लिए मंदिर, वही उसी में। कहाँ से आएगा आप हमारे पास, कमाते हैं, ठीक है दिखाएंगे अब। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। अब तुमको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच में, मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच में, तो हम बोल रहे थे ना ये पूरा पैसा का बात सारा किस में काउंट होगा, मनी, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। इसी में से कुछ बात जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उधार लेने वाला, कर लगाने वाला, संचित निधि वाला बात मनी वाले में होगा, तो ये मनी वाले में होगा। यानी कि मनी बिल भी क्या है, वित्त विधेयक का ही पार्ट है, लेकिन वित्त विधेयक में और भी अंडरस्टैंड बहुत सारा बात है। जुर्माना, चालान काटोगे तो इसमें पैसा जमा होगा, फाइनेंस बिल। मान लो चालान का रेट तय करना है कि 20 रुपये चालान कटेगा, मान लो गाड़ी उड़ी का कानून बना होगा, तो ये किस नाम से पारित हुआ होगा, फाइनेंस बिल के नाम से, ठीक है। ईपीएफओ, एनपीएस, पेंशन इतना मिलना चाहिए कर्मचारी को, तो ये फाइनेंस बिल के नाम से पेश हुआ होगा। तो पैसा दोनों में से निकलता किससे, पैसा दोनों में से बताएंगे, गुल्लक है, बिल पहले पास हो गया फिर गुल्लक बताएंगे, पहले बिल पढ़ लो निकलता है किससे, फिर गुल्लक से निकलेगा पैसा। पहले तो बिल तो होना चाहिए, बिल। तो एक है धन विधेयक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मनी बिल, एक होता है वित्त विधेयक जिसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। लेट नहीं ना हो रहा, ठीक है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है, कैसे मनी बिल पास होगा, कहाँ कहाँ उसका प्रोसेस का उल्लेख है। लेकिन आर्टिकल 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया, तभी जो बताए पीछे वो परिभाषा बताए थे कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है। तो 110 में परिभाषा है उसका, 109 में प्रक्रिया का उल्लेख। क्या प्रक्रिया है इसका, धन विधेयक का 109 में क्या लिखा है, तो 109 में ये लिखा है कि धन विधेयक पे मात्र एक ही का अधिकार है, एक ही सदन का, वो क्या है, लोकसभा का। पैसा का बात जहाँ आएगा वहाँ लोकसभा, तो केवल लोकसभा का सदस्य इसको पारित करेगा, राज्यसभा में इसको पारित होने से कोई मतलब नहीं है। क्या राज्यसभा में नहीं जाता होगा, हाँ राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नाक रगड़ के भी कुछ भी हो जाए इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वह राज्यसभा को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ राज्यसभा को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वह स्वीकार नहीं कर सकता है। हाँ लेकिन राज्यसभा एक चीज़ कर सकता है कि बोले कि देखना भाई
हमको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ये तुम्हारा, चलो हम तो एक्सेप्ट कर ही नहीं पड़ेगा, हम अस्वीकार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम जो धन विधेयक भेजा है ना उसमें कुछ संशोधन कर दो, कुछ बदलाव कर दो उसमें, इस बिल में। तो लोकसभा कहेगा कि अब लोकसभा के ऊपर है, करेगा या नहीं करेगा ये नहीं करेगा। पूरी पावर सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा को, राज्यसभा को कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया लिखा हुआ है 109 में, केवल लोकसभा में पेश होता है। आइए जो धन विधेयक लाया जाता है ना, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है, राष्ट्रपति के अनुमति देगा तभी, राष्ट्रपति अनुमति दे देगा ही, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के सलाह पे काम करता है, ठीक है। राष्ट्रपति पता है कहाँ का अनुमति आवश्यक है? मान लो भारत में किसी नए राज्य को प्रवेश हो गया, चाइना का कोई स्टेट है, भारत में प्रवेश हो गया, या फिर सीमा परिवर्तन हो गया, या फिर पैसा का कोई भी मामला हो गया, तो हर एक चीज़ में राष्ट्रपति का पहले अनुमति लेना पड़ता है कि ये बिल लाने जा रहे हैं। फिर से बताएं थे, धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जॉइंट सिटिंग का नहीं, केवल लोकसभा में ही हो जाता है। तो उसके लिए क्या, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं। आइसक्रीम का घंटी बज रहा है साला बार मंदिर का घंटी केवल सरकार द्वारा, सरकार के मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है। पैसा निकालने का किसको अधिकार है? सरकार को ना, वो भी मंत्री को। राज्यसभा की सीमित शक्ति है धन विधेयक के मामले में। क्यों? राज्यसभा मैक्सिमम है ना, क्या कर सकता है? एक ही चीज़ कर सकता है, मैक्सिमम 14 दिन तक रोक के रख सकता है, लेकिन 15वां दिन उसको सिग्नेचर करके, रोक के, हंस के, कान के भेजना पड़ेगा लोकसभा के पास। यह स्वीकार नहीं कर सकता है, स्वीकार करना है तो करना है। राज्यसभा सिर्फ इसमें एक ही और चीज़ कर सकता है, ये संशोधन का विचार दे सकता है, भले ही वो संशोधन भी माने चाहे नहीं माने लोकसभा। और राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार हेतु ऐसे नहीं भेजता है, उसी की अनुमति से आए तो क्यों भेजेगा वापस लास्ट में जब साइन करने के जाएगा तो ये हो गया धन विधेयक। अब हो गया तुमको क्या चाहिए? वित्त विधेयक, यानी कि फाइनेंस बिल। इसका उल्लेख है आर्टिकल 117(1), 117(2). कुछ फाइनेंस बिल्स होता है कि केवल लोकसभा में ही आता है, और कुछ फाइनेंस बिल होता है कि राज्यसभा लोकसभा कहीं भी आ सकता है। अब ये पैसा वाला बात है, तो इसमें भी राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन सर धन विधेयक तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं था, जॉइंट सिटिंग का, इसमें है कि नहीं? इसमें है। केवल 2 ही बार संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, जॉइंट सिटिंग। तो धन विधेयक के मामले में, और एक जब संविधान में संशोधन करना हो, मान लो महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं पास हो पा रहा था? राज्यसभा से लोकसभा के कारण। कोई भी अगर होता, उसमें संविधान में संशोधन न करना है तो दोनों को साथ में बैठा के कब का पारित हो जाता। 50 साल लग गया, क्योंकि संविधान में संशोधन न करना है तो अकेले संसद सदन से पारित होना पड़ता है उसको, ठीक है। इसी कारण जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकता। नहीं, हाँ। कुछ वित्त विधेयक राज्यसभा में तो कुछ वित्त विधेयक लोकसभा में पेश हो सकता है, ठीक है। जबकि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होगा, और फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, वो भी ऐसा ही खाना पूर्ति के लिए। वोटिंग भी नहीं होता वहाँ पे राज्यसभा में। राज्यसभा की शक्ति लेकिन वित्त विधेयक के मामले में पूरा है, पूरा एकदम फॉर्म में रहता है। एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे, संशोधन करे चाहे नहीं करे। इसको एक चीज़ और है कि धन विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक रोक के रख सकता है, इसको 6 महीना तक। ये नहीं कि अनिश्चित काल तक जब मन करे। भले तुम अस्वीकार कर दो, लेकिन तुम अस्वीकार भी नहीं कर रहा, रोक के रखा हुआ है, तो मैक्सिमम 6 महीना तक। और राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है वित्त विधेयक को। ऐसे तो इसके अनुमति पर ही आता है, लेकिन नहीं भेजता, लेकिन लिखा हुआ है कि भेज सकते हो। और ये जो है एक चीज़ लिखा हुआ है कि लेकिन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक का निर्धारण या प्रमाणन आवश्यकता नहीं है। देखो एक चीज़ हम बताना भूल गए थे, कोई बिल है, इसमें कौन कौन बात लिखा हुआ तो समझ गए, लेकिन इसका भी प्रमाणन की आवश्यकता होती है। मनी बिल का, धन विधेयक का, लोकसभा अध्यक्ष ही तय करेगा कि ये जो बिल है ये धन विधेयक है कि नहीं। भले इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, उससे मतलब नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को बहुत पावर होता है, जैसे ओम बिरला को कह देगा कि ये मनी बिल नहीं है तो नहीं है, भले उसके अंदर लिखा रहा है वो सब बात भी है कि नहीं। लेकिन वित्त विधेयक के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही ऐसा जगह है विधेयक इसमें लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कब है? धन विधेयक। यही बोलेगा कि हाँ ये धन विधेयक है, तब ये लोकसभा में पारित होगा। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष उसी का आदमी रहता ही है, वो काहे मना करेगा पैसा नहीं निकालने के लिए। लेकिन
प्रमाणन की आवश्यकता है। निर्धारण कौन करता है? धन विधेयक है कि नहीं है ये? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये देख लिए दोनों में अंतर, थोड़ा सा और देख ले रहे, ठीक है? देख ले रहे इतना क्वेश्चन। ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, उसके तुमको बताते हैं। अच्छा ये देखो कुछ सवाल हैं। अब देखते हैं लोकसभा का शक्ति कहाँ जाते हैं, राज्यसभा का कहाँ जाते हैं। किस प्रकार का विधेयक का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है? राज्यसभा का भूमिका नहीं है, केवल लोकसभा में ही आएगा। धन विधेयक अभी बता दिए, केवल लोकसभा में ही आता है, उसी को अधिकार है। विनियोग विधेयक है बजट जिसको बोलते हैं, इसको पारित करके तब बजट के लिए पैसा निकलता है। अविश्वास प्रस्ताव बताई कि केवल लोकसभा में ही आता है और उसमें पारित होना आवश्यक है। कटौती प्रस्ताव बताते हैं कि क्योंकि लोकसभा में ही सारा पैसा लोग का पास होता है, ये भी केवल लोकसभा में आएगा। विश्वास प्रस्ताव सरकार अपना बहुमत साबित करने के लिए लोकसभा में ही ये पारित करवाना चाहती है, नहीं पारित हुआ तो गईले बेटा। फिर राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए लगा तो सकता कोई भी है, राज्यसभा या लोकसभा, लेकिन समाप्त करना है नेशनल इमरजेंसी। तो तुमने नहीं पढ़ा है नेशनल इमरजेंसी, पढ़ा देंगे इमरजेंसी फिर से कभी, तो इसको एग्जाम खत्म हो जाएगा ना तुम्हारा तब तक। नेशनल इमरजेंसी इसको समाप्त करने के लिए लोकसभा ही तुमको प्रस्ताव पारित करेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ ये तुम समझ गए, लेकिन कुछ ऐसा विधेयक भी तो होगा जो केवल राज्यसभा में ही पारित होता होगा, राज्यसभा ही लाता होगा, केवल राज्यसभा की पावर है। हाँ 2 जगह बहुत गजब पावर है राज्यसभा का। देखो ऐसे तो बोलता है जो राज्य सूची का स्टेट लिस्ट होता है, राज्य सूची, उस पर कानून कौन बनाता है? सिर्फ राज्य, संसद नहीं बना सकता है। लेकिन अगर किसी विषय को आर्टिकल 249 बोलता है, अगर किसी विषय को राज्यसभा 2/3 बहुमत से यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से पारित कर दे अपने सदन के अंदर और बोल दे कि यह जो चीज़ है राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, तो वो चीज़ पर कानून बना सकता है संसद। तो उस राज्य सूची पे कानून कौन बना सकता है? संसद। मान लो कि एग्रीकल्चर ये स्टेट लिस्ट का मोदी कैसे कानून बना दिया? तो राज्यसभा क्या किया था, 249 का प्रयोग करके बोला कि एग्रीकल्चर जो है 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, बोला कि एग्रीकल्चर है, ये बात को साबित कर दिया कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो इस पे पास हो गया। तो संसद को ये जो राज्य सूची का ये वाला विषय है, इस पे कानून बनाने का अधिकार मोदी को मिल गया। लेकिन दिलवाया कौन ये अधिकार? राज्यसभा। देखे बेटा हल्के में लियो राज्यसभा को। और एक जगह और इसका पावर है लोकसभा से ज़्यादा, केवल यही दोनों जगह ज़्यादा पावर है लोकसभा से ज़्यादा, और सब जगह कम है राज्यसभा के पास, या फिर उसके इक्वल है, लेकिन ज़्यादा यही दोनों जगह है सिर्फ। आर्टिकल 249 में, आर्टिकल 312 में कहता है अगर नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है। IAS चलिए है, IPS है, कह लो कि कुछ ऐसा हो जाए ITS इंडियन टीचर सर्विसेज, इंडियन टीचर अभी नहीं है जॉब, लेकिन पूरा टीचर का जैसे IAS का पावर उतना टीचर को पावर मिल जाए, ये सेवा सृजन हो जाए अखिल भारतीय स्तर पे, तो ये राज्यसभा कर सकता है। ये अधिकार किसके पास है? राज्यसभा। तो बड़ी बड़ी पोस्ट को सृजन करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा। होश कह रहा है लड़की जैसे बता रहे, कुछ एग्जाम्पल देके तो। फिर उसके बाद है अच्छा किस यहाँ पे सवाल है, किस प्रकार का विधेयक के लिए पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति भेज सकता है, मतलब उसके पास आया अब भेज जाए, एक बार और तुम लोग विचार करके आओ तो तब साइन करेंगे। तो देखो साधारण विधेयक के मामले में सिंपल कोई विधेयक है, एक बार जाओ देखो इसमें कुछ फॉल्टी होगा तब साइन करेंगे। वित्त विधेयक के मामले में भी जाओ, धन विधेयक को कभी नहीं लौटा सकते भैया, पैसा वाली बात है। देख तो थोड़ा सा पूछ के ले लियो हम पहली बार, तू फिर भेजेगा हमको, लात खाएगा क्या? वित्त विधेयक इसको भी भेज सकता है लेकिन केवल एक बार के लिए। संविधान संशोधन विधेयक इसको भेज सकता है नहीं। जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में इंदिरा गांधी ये नियम ला दी थी कि चाचा
संविधान संशोधन विधेयक आई नहीं तो गलती से भी रोबल लौटा सकनी है। पुनर्विचार हेतु आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। इस कारण यहाँ पे इसको भी नहीं लौटा सकते, इसको भी नहीं, बाकी सबको एक एक बार दो बार लौटा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन प्रकार के विधेयक में राज्यसभा का शक्ति लोकसभा की शक्ति के समान है? वित्त विधेयक के मामले में कहीं पर भी पेश हो जाता है, राज्यसभा को भी सेम पावर, एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे, संशोधन करे, रुक भी सकता है 6 महीने तक, अब या फिर एक्सेप्ट नहीं करे। संविधान संशोधन विधेयक याद रखो, इम्पोर्टेंट, इसमें भी दोनों को पावर है, तभी तो महिला बिल नहीं पास हो पा रहा था। किसी एक को पावर होता तो अकेले नहीं पारित कर देता। संविधान संशोधन विधेयक में भी दोनों को पावर सेम है, राज्यसभा को भी सेम शक्ति है और लोकसभा को भी। राज्यसभा भी चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे, राज्यसभा में ही पहली बार आ सकता है। अगर राज्यसभा ही पहल कर दे कि हमें संविधान में संशोधन करना है तो कर सकता है, लेकिन लोकसभा के परमिशन से नहीं, कोई परमिशन नहीं है जरूरी। यहाँ पे लिखा हुआ जब समान, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई उच्च नीच नहीं। SC UPSC के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, मान सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार बढ़ाना है, UPSC अध्यक्ष का अधिकार बढ़ाना है, दोनों को समान अधिकार है। कोई भी शुरुआत पहल का कर सकता है, लेकिन दोनों का जरूरी है इसमें। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाना या चुनाव करना, दोनों को समान शक्ति है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति, ऑर्डिनेंस जारी किया जब संसद नहीं चल रहा था, लेकिन इसको अब आगे की ओर जारी रखना है तो दोनों को सेम पावर है कि इसको अध्यादेश को जारी रहने देना है कि नहीं रहने देना है। आपातकाल को लगाने में भी दोनों को सेम पावर है, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है उसको हटाने में सिर्फ लोकसभा को पावर है। कैग का भी पढ़ाएंगे। कैग पैसा का रिपोर्ट का जांच करता है, सरकार कहाँ खर्च करती है, तो उसकी रिपोर्ट पे चर्चा भी दोनों को सेम अधिकार है। नए राज्य को सीमा करना है, प्रवेश, गठन, कुछ भी बदलाव करना है इसके एरिया में, तो इसको या बड़ा करना है इसका एरिया। मुजफ्फरपुर का नाम बदल के इस्लामपुर कर देना है मान लो, तो इस दोनों को सेम पावर है। मुजफ्फरपुर का नाम बदल के झप्परपुर कर देना है, समझ में आया? अच्छा, विधेयक के साथ समय का लफड़ा क्या है, यहाँ देखो। राज्यसभा धन विधेयक को कितना दिन तक मैक्सिमम रोक सकता है? 14। और सरकारी विधेयक के लिए सदन में कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है? पहले 7 दिन पहले, और गैर सरकारी में 1 महीना पहले। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकता है? 6 महीना। नहीं तो वो खारिज भी कर सकता है। हाँ। अब वित्त विधेयक को कितने समय के भीतर पारित हो जाना चाहिए, ये नहीं बताएं। फाइनेंस बिल है तो दोनों सदन के भीतर तो पारित होना ही चाहिए, दोनों को सेम है पावर, ठीक है। जॉइंट सीटिंग का भी प्रावधान है, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है इसके लिए। जो फाइनेंस बिल है 75 डेज के भीतर क्या हो जाना चाहिए? पारित। अच्छा, आर्टिकल 111 के अनुसार राष्ट्रपति, आर्टिकल 201 के अनुसार राज्यपाल को कितना समय के भीतर जो साधारण विधेयक है को वापस लौटाना चाहिए? नहीं समझा? कोई समय सीमा नहीं। देखो, साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है ना राष्ट्रपति या राज्यपाल, लेकिन मान लो साधारण विधेयक गया प्रेसिडेंट के पास, या प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीटो पावर होता है इसके पास। 3 वो बात है इसके पास, ये चाहेगा तो इसको अस्वीकृत कर देगा साधारण विधेयक को, चाहेगा तो इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, चाहेगा तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और चाहेगा ये तीनों काम नहीं करे तो कुछ बोलबे नहीं करेगा, बस पॉकेट में रख लेगा, न स्वीकार न अस्वीकार, बस पॉकेट में। ऐसा रखा हुआ भी है, डाकघर के लिए हुआ था ऐसा, ज्ञानी जेल सिंह प्रयोग किए थे। KBC में भी क्वेश्चन पूछा भाई, तो डाकघर जो विधेयक हुआ था ना उसके लिए पॉकेट में रख लिया था वो। तो इसके लिए कोई समय सीमा नहीं, कितनों समय तक पॉकेट में रख सकता है। अभी रखा हुआ है, लेकिन उठा के अभी अलाउ कर सकता है वो। कभी भी कर सकता है, या वो रख ले वो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, भारत खत्म हो जाए, मतलब कोई दिक्कत 100-150 साल, कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है, साधारण विधेयक के मामले में। अब यहाँ पे बताओ, वित्त विधेयक को कितने दिन के अंदर पारित होना चाहिए? 75। अब एक होता है ना वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि मान लो कि जब सदन नहीं चल रहा है, ठीक है, सदन चल रहा है, लेकिन बजट समय पे ना पारित होता है। ऐसी थोड़ी कि जनवरी में दिसंबर में पारित हो जाएगा, लेकिन बजट से पहले सरकार को पैसा चाहिए तो अग्रिम अनुदान चाहिए, पहले ही पैसा चाहिए तो थोड़ा सा कोई काम हो गया देश में, महत्व का चीज़ हो गया,
लेकिन उसको बजट पारित करके ना पैसा निकालता है, लेकिन बजट पारित होने से पहले सरकार को चाहिए पहले पैसा, तो उसके लिए होता है लेखा अनुदान। वोट ऑन अकाउंट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोट ऑन अकाउंट। अग्रिम अनुदान चाहिए पहले से अनुदान, क्या बोलते हैं? अग्रिम अनुदान। वोट ऑन अकाउंट, अग्रिम अनुदान को क्या बोलते हैं? वोट ऑन अकाउंट। अकाउंट। ये बात बता दो था, मनी बिल में कौन शामिल नहीं होगा? ये शामिल होगा फाइन, लोकल अथॉरिटी बाय लोकल पर्पस, फाइन वगैरह सब शामिल होता है। तुम पे जो चालान नहीं होता है। चलो ये सब तो होता है, टैक्स वगैरह, पेंशन भी नहीं होता है। टैक्स वगैरह होता है, पेंशन भी नहीं होता है। टैक्स आपने कहा ना, लोकल टैक्स नहीं होता है। लोकल टैक्स नहीं होता है। इससे कोई कर जो होता है, कर लगाना या हटाना, स्थानीय कर लिख दे तब नहीं, ठीक है? ये सब है, कर लगाना हटाना ये सब शामिल है। कटौती प्रस्ताव पढ़ाए थे अभी, किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्षी द्वारा। कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा। क्या चीज का कटौती करने के लिए? कोई विधेयक जो संसद में पूरा स्थापित किया गया हो, रेलवे या सामान्य बजट के लिए, कई गैर सरकारी विधेयक के लिए, एक संविधान संशोधन विधेयक में नहीं। मतलब पैसा वाला मामला को नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, 2 न लिखा है रे। रेलवे और सामान्य बजट में न कटौती करेगा, पैसा वाला मामला ही ना। पहला वाला कैसे पैसा वाला मामला कहाँ लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा? कौन एक्स दिखाई पड़ रहा है? रेलवे कहाँ लिखा हुआ है? रेलवे का अलग बजट निकलता है भारत में। अच्छा, अब एक कर दिया गया है। पहले रेलवे का बहुत खर्चा आता था, 1924 से रेलवे और सामान्य बजट को अलग कर दिया गया था, लेकिन अभी 2016 में रेलवे और सामान्य बजट को एक कर दिया गया। पहले यानी कि 2 बार अलग अलग बजट निकलता था। समझ में आया? तो पैसा इसी में ना कमी करेगा बजट में। ये क्वेश्चन भी 26 जून को हुआ, 2016, इसलिए वो नहीं लिख पाया ठीक से। कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो वही बजट के प्रस्ताव के व्यय को यानी खर्चा को कम करना। 1 रुपया कर देना, 100 रुपया का 100 रुपया कर देता है, कभी 1 रुपया कर देता है, कभी कुछ पैसा को कमी कर देता है। एक शब्द है कि क्लोजर टर्म क्या होता है पार्लियामेंट में? तो क्लोजर मतलब होता है कि यार डिबेट उबेट छोड़िए और आगे पास कीजिए, जस्ट लाइक गिलोटिन। अच्छा ये बताओ, कितने समय के लिए राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल में, मतलब यहाँ पे बिहार में, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? कितने समय में? कोई समय सीमा नहीं है। साधारण बिल को कितने समय के बाद पुनर्विचार के लिए मतलब वापस हम भेज सकते, जाओ इस पर विचार करो, वीटो कर लिए एक बार, तो कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के पास भी यही है, राज्यपाल के पास भी ये पावर है, कोई समय सीमा नहीं है। संचित निधि पढ़ाएंगे बाद में, तो इसका लिखा हुआ आर्टिकल 113(3) में है शायद, यही तक रहने देते हैं।